हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कल्पाक्ष यूट्यूब चैनल। आज है डे 60 और आज हम करने वाले हैं इंडियन एनवायरनमेंट। और डे 60 कंप्लीट करने के बाद हमारे 6000 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस्ड बाय लाइट। ठीक है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा पादप तंत्र जो है वो प्रकाश से प्रभावित होता है? क्लोरोफिल प्रोडक्शन, वेजिटेटिव डेवलपमेंट, इफेक्ट ऑन ट्रांसपिरेशन रेट, स्टोमेटल मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स। क्लोरोफिल का उत्पादन, वानस्पतिक विकास, वाष्पोत्सर्जन दर का प्रभाव, रंध्रीय हलचलें और पौधों का वितरण। तो मुख्यतः अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सभी प्रकाश से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द पिरामिड ऑफ एनर्जी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ऊर्जा के पिरामिड के संबंध में हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज द ट्रॉपिक पिरामिड एंड इज ऑलवेज अपराइट। ये ट्रॉपिक पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है और इसका जो पिरामिड बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। जब भी अगले स्तर पर पोषण जाता है तो ऊर्जा की मात्रा कम होती जाती है। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल एफिशिएंसी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद इटसेल्फ। इसकी मदद से पारिस्थितिकी दक्षता की अवधारणा को समझाया जा सकता है। ऊर्जा की जो स्ट्रेंथ है उसको बताया जा सकता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। शॉर्टर द फूड चेन मोर विल बी फूड एनर्जी अवेलेबल। खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी खाद्य ऊर्जा उतनी ही अधिक उपलब्ध होगी। मतलब अगर हम देखें जो हमारी खाद्य श्रृंखला है, जब एक पोषण स्तर से, ठीक है, जो फूड चेन हमारी चल रही है, जब भी वहां पर न्यूट्रिशन लेवल की बात करेंगे तो अगर एक छोटी श्रृंखला होगी तो वहां पर क्या होगा? एनर्जी जो होगी वो ज्यादा अवेलेबल होगी। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो तीनों ही करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग लिस्ट रिगार्डिंग वेरियस इकोलॉजिकल रूल्स। विभिन्न पारिस्थितिक नियमों के संबंध में निम्नलिखित सूचियों पर मिलान करें। ठीक है, पहला दिया हुआ है ए, बर्गमैन्स रूल। ठीक है, बर्गमैन का नियम। फर्स्ट में दिया हुआ है बॉडी साइज विथ रिस्पेक्ट टू वार्म कोल्ड वेदर कंडीशन। जो हमारा बर्गमैन रूल है वो यही कहता है, ठीक है, मेनली अगर हम बात करें तो ये जो हमारा ए है वो फर्स्ट से क्या होगा? मैच होगा। क्योंकि वही बर्गमैन रूल क्या कहता है कि जो हमारे वार्म और कोल्ड रीजन्स हैं वहां पर जो भी हमारी क्या पाई जा रही है? बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है। उनकी जो बॉडी साइज है वो डिपेंड करेगी कि कोल्ड रीजन में कैसी होगी और वार्म रीजन में कैसी होगी। वार्म रीजन में जैसे छोटे जीव पाए जाएंगे और ठीक है, कोल्ड रीजन में थोड़े से बड़े जीव पाए जाएंगे और की जो त्वचा होगी वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पर स्टेटमेंट में देखते हैं A1 और A1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर बी और सी तो ठीक है ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एलेंस रूल। एलेंस रूल के दिया हुआ है सेकेंड, यहाँ पर बॉडी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो। ठीक है, सेक्सुअल साइज, डायमॉर्फिज्म, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मॉर्फोलॉजी ऑफ फिशेस, पिगमेंटेशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंट्स। मेनली जो हमारा एलन रूल है, जो हमारा एलन का नियम है वो क्या कहता है? शरीर की सतह का क्षेत्र के आयतन अनुपात की बात करता है कि शरीर कितना बड़ा होगा और उसका आयतन किस प्रकार से होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो यहाँ पर एलन का नियम भी क्या करता है? ठीक है, शरीर की सतह क्षेत्र के आयतन अनुपात को ही बताता है। तो यहाँ पर जो बी होगा वो मैच करेगा किसके साथ? सेकंड के साथ मैच करेगा। अगर हम यहाँ पर देखते हैं ए में दिया हुआ है क्या? 1 और बी का दिया हुआ है 2, यहाँ पर 3, तो डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें सीधे सीधे तो ऑप्शन ए ही करेक्ट होता है। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5। मतलब हमारा जो अगला रूल है, रेंज का नियम है, वो किस पर निर्धारित करता है? लैंगिक आकार द्विरूपता को दर्शाता है। उसके अलावा जो जॉर्डन का नियम है वो मछलियों की आकृति विज्ञान पर तापमान का प्रभाव है। और जो ग्लोगर का नियम है वो पर्यावरण के संबंध में रंजकता में परिवर्तन करता है, पिगमेंटेशन की बात करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनी एन इकोसिस्टम इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म के शुरू करते हुए पारिस्थितिक तंत्र के संगठन में निम्नलिखित स्तर पर आरोही क्रम में लगाइए। मतलब ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में लगाना है। तो अगर यहाँ पर देखिए हमें दिया हुआ है जीव, ऊतक, जनसंख्या, पारिस्थितिकी तंत्र, कोशिकाएं, समुदाय, ठीक, और बायोम। तो सबसे पहले हमारा क्या? सबसे छोटी कोशिका हो जाए, सबसे पहले जो आएगी वो हमारी क्या है? कोशिकाएं होंगी। इस कोशिकाओं से मिलकर बनेगा हमारा ऊतक बनेगा। ठीक है, तो पहले आ जाएगा हमारा 5 और 5 के बाद आ जाएगा 2। उसके बाद ऊतक से मिलकर हमारा क्या बनेगा?
जीव बनेगा, तो तीसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा, ठीक है, वन। जीव की बात करते हैं, जीव, बहुत सारे जीव मिलकर जनसंख्या बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड में नंबर पे आ जाएगा, फोर्थ नंबर पे हमारा थर्ड आ जाएगा कि पॉपुलेशन बनेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो पहले सेल्स, फिर उसके बाद सेल्स से बनेंगे टिश्यूज, टिश्यूज से बनेगा ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन को बनाएंगे, ये बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटीज बनाएगी, समुदायों का निर्माण करेगी। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा फिफ्थ, समुदाय। और ये जो बहुत सारे समुदाय हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, वो एक साथ मिलकर इकोसिस्टम बनाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा इकोसिस्टम, और एक से अधिक जो हमारे इकोसिस्टम होते हैं, एक से ज्यादा, उन्हें बोला जाता है बायोम। तो लास्ट नंबर पे आ जाएगा बायोम। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 5 2 1 3, और 3 के बाद हमने क्या देखा, 3 के बाद हमने देखा 6, 6 के बाद हम देख रहे हैं क्या, ठीक है, 6 के बाद आ जाएगा 4, और 4 के बाद आ जाएगा 7। यहां पर देखते हैं A 5 2 1 3 6 4 7 5 2 1 6, ठीक है, पहला ही जो हमारा ऑप्शन ए स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, 5 2 1 3 6 4 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, With respect to the RK reproduction strategies, consider the following statement। जो RK प्रजनन रणनीतियां के संबंध में, ठीक है, कुछ रूल्स बने हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। पहला दिया हुआ है, R strategies species reproduce rapidly under favorable condition and also offer higher parental care। ठीक है, जो R रणनीतिक वादी प्रजातियां होती हैं, वो क्या करती हैं, अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से प्रजनन करती हैं, ठीक है, और उच्च पैतृक देखभाल भी प्रदान करती हैं, ठीक है। तेजी से तो प्रजनन करती हैं, लेकिन उच्च पैतृक नहीं होता है देखभाल, ठीक है, बहुत ज्यादा लेस होता है, बहुत ज्यादा कम देखभाल होता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, के स्ट्रेटजीज, जो हमारी के रणनीति है, प्रजातियों को कुछ स्वस्थ जटिल संतानों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिन्हें पर्याप्त देखभाल मिल सकती है ताकि वो वयस्कता तक जीवित रह सके, ठीक है। तो जो हमारी के स्ट्रेटेजी होती है वो मेनली क्या करती है, फोकस करती है रिप्रोड्यूसिंग फ्यू में, ठीक है, और लेकिन हेल्दी होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स ऑफस्प्रिंग होने चाहिए, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करें, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया इसमें से कौन से सही है, हमने देखा पहला क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हायर पेरेंटल केयर नहीं होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा लेस पेरेंटल केयर होती है। तो फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन सजेस्ट, पारस्परिक बहिष्करण का सिद्धांत सुझाव देता है, ठीक है। रेसिप्रोकल एक्सक्लूजन में मेनली क्या होता है कि जो दो नई पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता है वो क्या करती हैं, मेनली क्या करेंगे हमारे, ठीक है, एक दूसरे के पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ नहीं रह पाएंगी, ठीक है, वो एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ऑप्शन ए दिया हुआ, टू स्पीशीज दैट पोजेस दैट some ecological niche cannot live together in the same ecosystem, each species having its own vital preference can develop very well within its adaptive potential without any competition. Species do not express its entire genetic potential, it develops only as part of its potential, both B and C। तो मेनली यहाँ पर देखो, यहाँ पर वर्ड में ही जाएंगे तो अपन ने देखा पारस्परिक बहिष्करण दिया हुआ है, मतलब पूर्ण रूप से एक साथ तो वो नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में म्यूचुअलिज्म को जो है वो क्या इंटरकनेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो एक साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement regarding circadian rhythm is are correct? Circadian लय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेनली जो सर्कैडियम, जो हमारी लय है, रिदम है, वो मेनली क्या है, हमारी साइकिल है, जो हमारी 24 घंटे की साइकिल होती है ह्यूमंस में, उसको दिखाती है, या किसी भी जो हमारे बायोडाइवर्सिटी में जितने भी हमारे क्या बायोलॉजिकल एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी पूरी की पूरी साइकिल को दिखाती है, स्लीप साइकिल को दिखाती है, कब वो एक्टिव होते हैं। जैसे 9 बजे की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, शाम को 6 बजे के बाद बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर कम होता है वो रात में 4 बजे होता है, जबकि रात में लगभग 8 से 9 बजे के बीच में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है बॉडी का, ठीक है। तो ह्यूमन की बात करता है। चलिए आइए देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिए हुए हैं। यह विभिन्न पर्यावरणीय कारकों के कारण एक प्रतिक्रिया तंत्र है, ठीक। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया तंत्र नहीं है, मेनली पूरी की पूरी साइकिल के रूप में दिखाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड ओनली ऑन बर्ड्स एंड मैमल्स एंड इज अ वाइटल पार्ट ऑफ देयर सर्वाइवल, केवल पक्षियों और स्तनधारियों पर देखा जाता है और उनके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो नहीं, ये लगभग ठीक है सभी की साइकिल को दर्शाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे हो जाएंगे इनकरेक्ट। तो ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ना तो एक ही सही है और ना ही दो, नाइदर 1 नॉर 2, डी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is are the structural factors of the ecosystem, ठीक है, स्पीसीज कंपोजिशन, स्ट्रेटिफिकेशन, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, स्टैंडिंग स्टेट, स्टैंडिंग क्रॉप। तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम के फैक्टर्स क्या है, ठीक है, जो उसकी अवसंरचना को दर्शाते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज कंपोजिशन है, प्रजाति का मिलना, स्ट्रेटिफिकेशन, ट्रॉपिक स्ट्रक्चर, स्टैंडिंग स्टेट
और स्टैंडिंग क्रॉप, तो मेनली ये सारे के सारे क्या है हमारे, ठीक है, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डायपॉज कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है, डायपॉज को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, ए पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्पेंडिंग अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ द ईयर इन अ डोरमेंट स्टेट, किसी जीव द्वारा वर्ष का एक विशिष्ट समय निष्क्रिय अवस्था में बिताने की अवधि। अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान विकास को स्थगित करने की अवधि। प्रोलॉन्ग डोरमेंसी पीरियड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग अ हॉट और ड्राई पीरियड, गर्म या शुष्क अवधि के दौरान किसी जीव की लंबी निष्क्रियता अवधि। अ पीरियड ऑफ नॉन एक्टिविटी ड्यूरिंग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी जीव को कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के दौरान निष्क्रियता की अवधि है। तो मुख्यतः जो डायपॉज है तो एक ऐसा टाइम है जब किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां होती है, अनफेवरेबल कंडीशन होती है, और उस टाइम पर क्या होता है, मेनली जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो रोक दिया जाता है थोड़े समय के लिए। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, अ पीरियड ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी द टर्म रिसोर्स पार्टीशनिंग मींस, पारिस्थितिकी के संबंध में संसाधन विभाजन शब्द का अर्थ क्या है? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें जो रिसोर्स पार्टीशनिंग है उसका मतलब क्या है? डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज बाय स्पीसीज टू हेल्प अवॉइड कंपटीशन, इमिग्रेशन इन मेंटेनिंग द परसिस्टेंस ऑफ द लोकल पॉपुलेशन दैट वुड अदरवाइज गो एक्सटिंक्ट when both species superficially resemble each other, decline in production under conditions of low population density, ठीक है, प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए प्रजातियों द्वारा सीमित संसाधनों का विभाजन, स्थानीय आबादी की स्थिरता बनाए रखने के लिए आप्रवासन जो अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी। जब दोनों प्रजातियां सतही तौर पर एक दूसरे से मिलती जुलती हो, कम जनसंख्या घनत्व की स्थितियों के उत्पादन में गिरावट। तो यहाँ पर दिया हुआ सीधा सीधा संसाधन विभाजन की बात चल रही है। तो मुख्यतः संसाधन विभाजन कब होगा? जब वो क्या करें, एक दूसरों से प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए प्रजातियों द्वारा क्या किया जाएगा, मुख्यतः सीमित संसाधनों का विभाजन कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये ऑप्शन मिल जाता है, वर्ड से ही हमें पता चल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंग्रोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, मैंग्रोव्स के बारे में बात करनी है। मैंग्रोव वन आमतौर पर भूमध्य रेखा के पास उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अक्षांशों पर पाया जाता है। ठीक है, तो मुख्यतः हमारे पृथ्वी के क्षेत्र में भूमध्य रेखा के आसपास ही पाया जाता है। ठीक है, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो इस ट्रीटमेंट हो जाएगा करेक्ट। मैंग्रोव्स आर फाउंड इन इंडिया ओनली अलोंग ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू डेल्टा फॉर्मेशन बाय ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। मैंग्रोव जो है वो भारत के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। ठीक है, केवल लिखा हुआ है, तो केवल में अगर देखें तो ये पूर्वी तट में नहीं, पश्चिमी तट में भी पाए जाते हैं। तो जो ये स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि करेक्ट कौन से हैं, तो ऑप्शन ए 1 ओनली इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, with reference to various steps involved in the process of decomposition, consider the following statement। अब घटन की प्रक्रिया के शामिल विभिन्न चरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस व्हिच इज हाईली रेजिस्टेंट टू फर्दर केमिकल एक्शन। ह्यूमिफिकेशन जो है वो ह्यूमस का निर्माण होता है जो आगे की रासायनिक क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होते हैं। मिनरलाइजेशन इज एन एसेंशियल प्री रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमिफिकेशन टू ऑकर। ह्यूमिफिकेशन के लिए खनिजीकरण एक आवश्यक पूर्व आवश्यकता है। कैटाबोलिज्म इज द लास्ट स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन। अब घटन, ठीक है, अपचय अब घटन का अंतिम चरण। तो मेनली जो पहला हमारा स्टेटमेंट है, ह्यूमिफिकेशन का क्या होता है, उसमें ह्यूमस का निर्माण होता है, और ये जो ह्यूमिफिकेशन होता है वो आगे की रासायनिक क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। तो मेनली ह्यूमिफिकेशन को ही अंतिम चरण के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे में हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अंतिम चरण ना कि अपचय नहीं है, ह्यूमिफिकेशन है। उसके अलावा ह्यूमिफिकेशन के लिए खनिजीकरण की, मिनरलाइजेशन की जरूरत नहीं होती, मेनली ऑर्गेनिक मैटर की जरूरत होती है, जैविक पदार्थों की जरूरत होती है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ओनली 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल पिरामिड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पारिस्थितिक पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द बेस ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड इज ऑक्यूपाइड बाय द फूड प्रोड्यूसर व्हाइल टिप इज ऑक्यूपाइड बाय द कार्निवोरस। पारिस्थितिक पिरामिड का आधार खाद्य उत्पादकों द्वारा कब्जा किया जाता है, जबकि शीर्ष पर मांसाहारी रहते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट ये करेक्ट हो जाएगा। जो बेस होता है वो क्या होता है, फूड प्रोड्यूसर होते हैं जो उसका निर्माण करते हैं, जबकि जो बाकी आगे की अगर हम श्रृंखला में देखें तो हमें कार्निवोरस ही दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ बायोमास एंड एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रेजुअली इंक्रीज विथ ईच स्टेप ट्रॉपिक लेवल ऑफ पिरामिड। जीवों की संख्या, बायोमास और ऊर्जा पिरामिड के प्रत्येक चरण कोशी स्तर के साथ
धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर हम संख्या और बायोमास की ना भी बात करें तो जो हमारा ऊर्जा पिरामिड होता है वो बढ़ता नहीं है, वो घटता है। ठीक है, उसकी जो इंक्रीज है वो जो स्टेप है वो ट्रॉपिक लेवल है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इसका आंसर आ जाएगा ठीक है, कौन से सही है, विच आर द करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए ओनली वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है with reference to ecological pyramids which of the following pairs is incorrect। ठीक है, पारिस्थितिकीय पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, वन पारिस्थितिकीय तंत्र संख्या का एक सीधा पिरामिड है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, जो घास के मैदान है वो संख्या का उल्टा पिरामिड है। एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, जलीय जो पारिस्थितिकीय तंत्र है बायोमास का एक उल्टा पिरामिड है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का एक सीधा पिरामिड है। तो मेनली यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, जो घास का मैदान है वो क्या संख्या का उल्टा पिरामिड नहीं बनाता है। ठीक है, मेनली हम देखें तो घास के मैदान में घास ज्यादा होगी, उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो कम होती जाएंगी। तो ये इन्वर्टेड नहीं होगा, ये सीधा पिरामिड होगा कि जो संख्या हम देखते हैं वो नीचे ज्यादा है, फिर धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। ऐसे में जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा जो इनकरेक्ट है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रेफरेंस टू इकोलॉजिकल एडाप्टेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पारिस्थितिकी अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Presence of higher amount of red blood cells in tribes living at high altitude in Himalayas is an example of psychological adaptation। हिमालय में उच्च ऊंचाई पर रहने वाली जनजातियों में लाल रक्त कोशिकाओं की उच्च मात्रा की उपस्थिति शारीरिक अनुकूलन का एक उदाहरण है। तो मेनली जो लोग उच्च ऊंचाई पर रहते हैं वहां पर ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऐसे में क्या होगा, उनके अंदर उनके शरीर में जो रेड ब्लड सेल्स है आरबीसी है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अनुकूलन को ही दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द एक्वायर्ड इफेक्ट्स ऑफ एडाप्टेशन पास ऑन द नेक्स्ट जनरेशन। जो अनुकूलन के अर्जित प्रभाव अगली पीढ़ी तक पहुंचते हैं। तो बिल्कुल जो भी है कि अगर आरबीसी की मात्रा यहां पर बढ़ी है तो जो जीन्स अगली बार जाने वाले हैं नेक्स्ट पीढ़ी पे, नेक्स्ट जनरेशन में, उसमें भी वो इफेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। यहां पर पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, बोथ आर द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है With reference to ecological decay, consider the following statement। पारिस्थितिकी आला के संदर्भ में, निके के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। Ecological decay is the functional role and position of species in its ecosystem। पारिस्थितिकी जो आला है, निके है, अपने पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की कार्यात्मक भूमिका और स्थिति को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता का आला विविधता के साथ विपरीत संबंध है। इकोसिस्टम स्टेबिलिटी हैज एन इनवर्स रिलेशन विद निके डाइवर्सिटी। द इकोलॉजिकल निके ऑफ द डोमिनेंट स्पीसीज इज ब्रॉडर एंड मोर एक्सटेंसिव कंपेयर टू दी लेस डोमिनेंट स्पीसीज। प्रमुख प्रजातियों का पारिस्थितिकी जो आला है वो कम प्रमुख प्रजातियों की तुलना में व्यापक और अधिक विस्तृत होता है। ठीक है, तो मेनली जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो जाएगा वो करेक्ट, क्योंकि ये क्या दर्शाता है, कार्यात्मक भूमिका को दर्शाता है, फंक्शनल रोल को दिखाता है निके। ठीक है, निके क्या होता है, मेनली दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच में चीजें आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशन नहीं होता है, इनके बीच में विपरीत संबंध नहीं होता है कई बार। ठीक है, द इकोलॉजिकल निके ऑफ द डोमिनेंट स्पीसीज इज ब्रॉडर एंड मोर एक्सटेंसिव कंपेयर टू द दैट ऑफ लेस डोमिनेंट स्पीसीज। तो यहाँ पर जो प्रमुख प्रजातियों का पारिस्थितिकी आला होता है वो कम प्रमुख प्रजातियों की तुलना में व्यापक और अधिक विस्तृत होगा। तो मेनली अगर इकोलॉजिकल लेवल में जो स्पीसीज है वो ज्यादा होंगी, ब्रॉडर होंगी, अगर वो डोमिनेंट है तो सिंपल सी बात है वो बहुत ज्यादा ब्रॉडर हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर 1 और 3, फर्स्ट और जो हमारे थर्ड है वो है करेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Consider the following statement in context of levels of organization in ecology। पारिस्थितिकी में संगठनों के स्तरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Population is a group of organisms usually of different species occupying a defined area during a specific time। जनसंख्या जो है जीवों का एक समूह है जो आमतौर पर विभिन्न प्रजातियों के होते हैं, जो एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो मेनली विभिन्न प्रजातियों के नहीं होंगे, एक ही प्रजातियों के होंगे। ठीक है, जो पॉपुलेशन कहलाएगी किसी भी जीवों की, जो पॉपुलेशन जीवों के एक समूह की, वो विभिन्न प्रजातियों की बात नहीं होगी। यहाँ पर एक प्रजाति की बात होगी, एक प्रजाति की जनसंख्या अलग होगी, दूसरी प्रजाति की जनसंख्या अलग होगी। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बायोस्फीयर इज द कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर इकोसिस्टम व्हाइल बायोम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल दी बायोस्फीयर। जो जीव मंडल है वो एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र का संग्रह है, जबकि बायोम सभी जीव मंडल का संग्रह है। तो अगर यहाँ पर देखें तो जीव मंडल लगभग सब पूरा कहलाता है, ना कि स्पेसिफिक होता है, पर्टिकुलर इकोसिस्टम पर नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा इनकरेक्ट। थर्ड, बायोम एंड इकोसिस्टम बोथ आर अफेक्टेड बाय लैटिट्यूड। जो बायोम और पारिस्थितिक तंत्र है दोनों अक्षांश से प्रभावित होते हैं। ठीक है,
तो बायोम प्रभावित हो सकता है क्योंकि एक से अधिक पारिस्थितिकी तंत्र से मिलकर बना हुआ है, एक से अधिक इकोसिस्टम से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो हमारा इकोसिस्टम है वो पर्टिकुलर एरिया में पाया जा रहा है, तो वो क्या है, लैटिट्यूड से प्रभावित नहीं होगा, इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, यहां पर पूछा गया विच ऑफ दिस स्टेटमेंट गिवन आर इनकरेक्ट, तो ठीक है तीनों ही क्या है, इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इकोसिस्टम आर कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। पारिस्थितिकी तंत्र अपनी संतुलन की स्थिति को बनाए रखने में सक्षम होते हैं। बिल्कुल, जब तक पारिस्थितिकी तंत्र है, जब तक एक इकोसिस्टम है, तब तक वहां पर क्या होगा, संतुलन की स्थिति बनी रहेगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा करेक्ट। The ecosystem's functional attributes keep the components working together. पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक विशेषताएं घटकों के एक साथ काम करते हुए रखती हैं। ठीक है, The heterotrophs play a vital role in recycling the nutrients and ecosystem. ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो विषमपोषी जो है वो एक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या करते हैं, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विषमपोषियों का रोल तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कई बार नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा पहला और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ठीक है, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो वाइटल रोल है, ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में, तो कई बार ये देखी जाती है और कई बार ये नहीं देखी जाती। ठीक है, तो ओनली की अगर यहाँ पर बात करें तो ओनली नहीं आया है विषमपोषी को लेकर, तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं ठीक है करेक्ट हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, कि यहाँ पर जो है हेटेरोट्रॉप्स का एक वाइटल रोल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फास्फोरस साइकिल। फास्फोरस चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल। यह एक प्रकार का अवसादी चक्र है। ठीक है, तो मेनली फास्फोरस जो है वो नीचे चट्टानों में पाया जाता है, एक प्रकार से सेडिमेंट के रूप में जमा रहता है, अवसाद के रूप में जमा रहता है, तो ये एक प्रकार का अवसादी चक्र ही होता है। द फास्फोरस साइकिल स्टार्ट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एंड्स अप इनटू प्लांट्स एंड एनिमल। तो मेनली जो हमारी अर्थ है उस अर्थ के बहुत नीचे भाग में पाया जाता है क्रस्ट में, और ऊपर की ओर आता है प्लांट्स और सॉइल, एनिमल्स एंड सॉइल तक। ठीक है, तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। The amount of phosphorus wasted away during the farm to table process leads to severe eutrophication. खेत से मेज तक की प्रक्रिया के दौरान नष्ट होने वाले फास्फोरस की मात्रा गंभीर यूट्रोफिकेशन की ओर ले जाती है। तो मेनली वही है कि अगर हमने देखा कि नाइट्रेट और फास्फोरस का रोल होता है यूट्रोफिकेशन में, ठीक है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। कौन से सही है, तो तीनों करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। पारिस्थितिकी पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सेफ्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जो सेफ्रोफाइट्स है वो पारिस्थितिकी पिरामिड में कोई स्थान नहीं दिया जाता है। द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर द एग्जांपल ऑफ द इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है बायोमास के उल्टे पिरामिड का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है जिसके शीर्ष पर एक बड़ा ऊर्जा आधार होता है। ठीक है, हमने पहले भी इसमें बात की, जो हमारा एनर्जी का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ठीक है, हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कि क्या इन्वर्टेड नहीं होता है, हमेशा सीधा होता है। दी सेकंड जो हमने देखा, दी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आर द एग्जांपल ऑफ इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। तो जो हमारा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर स्थलीय पूछा जा रहा है। टेरेस्ट्रियल एक बरगद के पेड़ का एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो हमारा बरगद के पेड़ में जो बायोमास है वो ज्यादा होगा, उसमें से पानी निकाल दिया जाए, ठीक है, तो जो बाकी भार बचेगा वो बायोमास के रूप में हम देख लेते हैं, तो वो क्या होगा, ज्यादा होगा। उसको उस पे बैठने वाली चिड़िया जो होंगी जो उसका यूज कर रही है वो उनकी मात्रा बायोमास में कम होगी। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप देखो तो ये सीधा होता है, ठीक है, ना कि उल्टा होता है। जबकि जो हमारा जली इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, वो इन्वर्टेड होता है। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट भी हो जाएगा इनकरेक्ट। उसके अलावा फर्स्ट जो हमने देखा, सेफ्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ठीक है, जो सेफ्रोफाइट्स है वो पारिस्थितिक पिरामिड की कोई स्थान नहीं दिया जाता, ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। पूछा क्या है, स्टेटमेंट गिवन आर इनकरेक्ट की बात कर रहा है, करेक्ट की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो हमारा क्या हमने देखा, सेकंड और थर्ड आर इनकरेक्ट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The Indian State of Forest Report 2021 has been released by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ठीक है, जो हमारी पर्यावरण को लेकर क्या है रिपोर्ट आती है, वन स्थिति रिपोर्ट है, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, द रिपोर्ट हैज इंक्लूडेड फर्स्ट टाइम ए चैप्टर ऑन द फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इन टाइगर रिजर्व एंड टाइगर कॉरिडोर एरियाज ऑफ द कंट्री। ठीक है, मुख्यतः जो हमारे टाइगर रिजर्व है और टाइगर
कॉरिडोर क्षेत्र है उसको पहली बार देश के इस आवरण आकलन पर जोड़ा गया है, अध्याय शामिल किया गया है, बिल्कुल सही है। ऑल ट्री स्पीसीज दैट हैव कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10% एंड एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर और मोर इन साइज आर इंक्लूडेड इन फॉरेस्ट कवर। मुख्यतः क्या किया जाता है, जो हमारे वृक्ष क्षेत्र है जिनका जो क्षेत्र घनत्व है वो 10% से जब अधिक होता है और 1 हेक्टेयर या उससे अधिक होता है तो हम उसे वन आवरण में शामिल करते हैं, वरना वृक्ष आवरण में शामिल कर देते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज दी नोडल एजेंसी फॉर प्रिपेयरिंग स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो मेनली इंडियन इंस्टीट्यूट जो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है ये क्या करता है, रिपोर्ट तैयार करता है या नोडल एजेंसी है। तो क्या तो हमारा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान इसकी रिपोर्ट नहीं जारी करता, क्या करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये जारी किया जाता है। भारतीय जो हमारा वन सर्वेक्षण संस्थान है उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, कौन से सही है, तो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड चेन्स इन इकोलॉजी। पारिस्थितिकी में खाद्य श्रृंखलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। In the grazing food chain, the primary source of energy is living plant biomass, while in the detritus food chain is the source of energy in dead organic matter। तो मेनली जो हमारा क्या है, जो चारागाह खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या होता है, पौधे बायोमास होते हैं, जबकि डेट्रिटस खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है हो जाएगा करेक्ट। ग्रेजिंग एंड डेट्रिटस फूड चेन्स आर नॉट इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। जो चारागाह और डेट्रिटस खाद्य श्रृंखलाएं वो एक दूसरे से जुड़ी नहीं है, तो कुछ जगहों पर ये जुड़ी रहती है और कुछ जगहों पर ये नहीं जुड़ी रहती है। ठीक है, तो जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो मेनली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर इनका इंटरलिंक होता है। हमने पिछले जो हमारे क्वेश्चन है वहां पर हमने स्टेटमेंट को देखा था। इफ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट फूड चेन इज रिमूव्ड, द सक्सीडिंग लिंक्स ऑफ द चेन विल बी नॉट बी अफेक्टेड लार्जली। अगर हमारा जो फूड चेन है उस फूड चेन में अगर किसी जो मीडियम में है, अगर उन्हें जो मिड में है, इंटरमीडिएट है, अगर जो मध्यवर्ती खाद्य श्रृंखलाएं अगर उन्हें हटा दिया जाए तो ये अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने बीच में इंटरमीडिएट जो फूड चेन है अगर उसे हटाया तो क्या होता है, ये अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ द टॉप कार्निवोरस लाइक टाइगर इन द इकोसिस्टम कैन अफेक्ट द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हार्बीवोर स्पीसीज। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में बाघ जैसे शीर्ष मांसाहारी के विलुप्त होने से शाकाहारी प्रजातियों की सापेक्ष बहुतायत प्रभावित हो सकती है। तो बिल्कुल प्रभावित हो सकती है, हमने यहाँ पर देखा। ठीक है, कि क्या मान लो जो घास खाने वाले हिरण है, अगर बाघों की संख्या कम हो गई तो ये जो हिरण की संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, बहुत तेजी से बढ़ जाएंगी। ये हमारी फूड चेन के रूप में काम करते हैं, तो बिल्कुल प्रभावित करता है। और अगर बाघों की संख्या ज्यादा है तो इनकी भी संख्या एक सीमित स्तर पर बनी रहेंगी। तो हमारा फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा करेक्ट। हमने देखा था फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, जबकि सेकंड और थर्ड है वो हमारे इनकरेक्ट है। पूछा क्या है, कौन से कथन सही है, करेक्ट है, तो हमारे फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ओनली 1 and 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूट्रिएंट साइक्लिंग प्रोसेस। पोषक चक्रण प्रक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वाटर साइकिल एंड कार्बन साइकिल आर एग्जांपल ऑफ गैसियस साइकिल इन विच द रिजर्वायर इज एटमॉस्फेयर और द हाइड्रोस्फीयर। जो जल चक्र है और कार्बन चक्र है गैसीय चक्रों के उदाहरण है, जिसमें जो जलाशय और वायुमंडल है और जल मंडल है, ठीक है, वो इसका स्रोत है, जो है सोर्स है। ठीक है, तो बिल्कुल जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो हो जाएगा ठीक है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सर्कुलेट्स बाय मींस ऑफ द सेडिमेंटरी साइकिल वेयर द रिजर्वायर इज द अर्थ क्रस्ट। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम तल छठी चक्र के माध्यम से घूमते हैं जहां जलाशय पृथ्वी की पपड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, फास्फोरस ऐसा कर सकता है, कैल्शियम एक बार को कर सकता है, मैग्नीशियम कर सकता है, लेकिन जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल है वो किससे रिलेट करती है, हमारे मेनली एटमॉस्फेयर से करती है, ना कि वो एक सेडिमेंटरी साइकिल में आती है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अकम्प्लिश्ड ओनली थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है पृथ्वी पर, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, केवल सूक्ष्म जीवों के माध्यम से पूरा होता है। ठीक है, तो सिर्फ केवल सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं होता है, इसके अदर माध्यम भी होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा इनकरेक्ट। मोस्ट गैसियस साइकिल्स आर जनरली कंसीडर्ड एज इम्परफेक्ट साइकिल। अधिकांश गैसीय चक्रों को आमतौर पर अपूर्ण चक्र माना जाता है। ठीक है, तो अपूर्ण चक्र नहीं होते, अधिकांश जो होते हैं वो पूर्ण चक्र होते हैं, ना कि अपूर्ण होते हैं। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट भी हो जाएगा इनकरेक्ट। पूछा क्या है कि इन स्टेटमेंट से कौन से करेक्ट है, तो एक ही करेक्ट है हमारा, ऑप्शन सी। ठीक है, ओनली 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन। पारिस्थितिक उत्तराधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज द इनिशियल और फर्स्ट स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जो चरमोत्कर्ष समुदाय पारिस्थितिक उत्तराधिकार का प्रारंभिक या पहला चरण है। तो यहाँ पर सीधा सीधा पता चल रहा है कि जो हमारा चरमोत्कर्ष जो सबसे लास्ट में आएगा उसे प्रारंभिक या पहला चरण कैसे कह सकते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि ये अंतिम चरण के रूप में जाना जाता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। प्राइमरी सक्सेशन हैपेंस व्हेन अ न्यू पैच ऑफ लैंड इज क्रिएटेड और एक्सपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जो हमारा प्राथमिक उत्तराधिकार तब होता है जब भूमि का एक नया टुकड़ा पहली बार बनाया जाता है या फिर उजागर किया जाता है। तो मेनली जो हमारे प्राथमिक उत्तराधिकार है वो कैसे आएंगे, अगर लावा वोल्केनिक लावा की वजह से कोई नई भूमि बनी है, ठीक है, तो वहां पर हमारा प्राइमरी सक्सेशन होगा। तो ये स्टेटमेंट है सेकंड वो करेक्ट हो जाएगा। वाइल्ड फायर इंक्रीज द पेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन, जंगल की आग पारिस्थितिक उत्तराधिकार की गति को बढ़ाती है, ठीक है। तो अगर किसी जंगल में आग लग गई है तो आपने देखा कि क्या होगा, एक जो वहां पर जैव विविधता है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और वहां पर नई जैव विविधता उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेनली क्या सक्सेशन को दर्शाती है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या है, कौन से सही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी, ठीक है, ओनली, ठीक है, ओनली 2 and 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोटोन। इकोटोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इकोटोन दो या अधिक विविध परिस्थितियों तंत्र में बीच जंक्शन का एक क्षेत्र है जो संकीर्ण या काफी चौड़ा हो सकता है। मेनली ठीक है, अगर दो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसके बीच का जो एरिया होता है वो क्या कहला दिया जाता है, इकोटोन कहा जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। वेल डेवलप्ड इकोटोन्स कंटेन ओनली सेम ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ एडजॉइनिंग कम्युनिटीज। अच्छी तरह से विकसित इकोटोन में आसपास के समुदाय के समान ही जीव होते हैं, ठीक है। तो मेनली अगर हम यहाँ पर देखें तो अदर जीव भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहां पर, ठीक है, वही कम्युनिटीज के जीव मिले। नेक्स्ट देखते हैं, एज इफेक्ट रेफर्स टू द चेंजेस इन पॉपुलेशन और कम्युनिटी स्ट्रक्चर दैट ऑकर्स एट इकोटोन। एक इफेक्ट का तात्पर्य इकोटोन में होने वाली जनसंख्या का सामुदायिक संरचना में होने वाले परिवर्तनों में से है, ठीक है। तो जो एज इफेक्ट है उसका जो इकोटोन में परिवर्तन दिखाई देगा क्योंकि ये किनारों पर पाए जा रहे हैं, तो ऐसे में जो इफेक्ट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। मैंग्रोव और द फॉरेस्ट represent an ecotone between the forest and desert ecosystem, ठीक है। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो रिप्रेजेंट करता है इकोटोन किसके बीच में, फॉरेस्ट और डेजर्ट के बीच में, ठीक है। तो मेनली हमारा जो इकोटोन है जो मैंग्रोव वन को दिखाता है वो एक्चुअली पे क्या होता है, रेगिस्तान और के बीच में या वनों के बीच में नहीं होता है। हमारा जो तट है, ठीक है, हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं और जो हमारे एक्वेटिक है, हमारे जो समुद्र है, सी है, ओशियन है, उसके बीच के इकोटोन को दर्शाता है, ना कि हमारे वनों को, फॉरेस्ट और डेजर्ट को दर्शाता है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड आर करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 1 and 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अ फूड चेन इज द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी फ्रॉम वन क्रिएचर टू अनदर एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। जो खाद्य श्रृंखला है विभिन्न पोषक स्तरों पर एक प्राणी से दूसरे प्राणी तक पोषक तत्वों के और उनकी आवाजाही को प्रदर्शित करती है। तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सन इज द प्राइमरी कंपोनेंट इन एवरी फूड चेन। सूर्य द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा प्रत्येक खाद्य श्रृंखलाओं में प्राथमिक घटक होती है। तो हर जगह पर एनर्जी के रूप में सन का यूज नहीं होता प्राइमरी कंपोनेंट, उसके अलावा अदर कंपोनेंट्स भी हैं, ठीक है। तो मेनली हमने जो डेट्रिटस देखा था, जो मृत है, वो भी क्या करते हैं, एनर्जी कंपोनेंट के रूप में यूज होते हैं। तो हमारा सेकंड जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट, पर्टिकुलर फूड चेन्स रिमेन अनचेंज्ड इन एवरी एनवायरनमेंट। जो प्रत्येक वातावरण में विशेष खाद्य श्रृंखला अपरिवर्तित रहती है, ठीक है। तो अपरिवर्तित नहीं रहती है, कई बार इसमें परिवर्तन हम देखते हैं। फूड चेन में परिवर्तन तो आएगा अगर अलग अलग क्या है इकोसिस्टम है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है सेकंड और वो थर्ड हो जाएंगे, वो हो जाएंगे इनकरेक्ट, जबकि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following statement correctly explain potential resource? निम्नलिखित में कौन सा संभावित संसाधनों की सही व्याख्या करता है। Resources which are the current utilization, वे संसाधन जो वर्तमान में उपयोग में है। Resources which can't be used due to its यूजलेसनेस, वे संसाधन जो बेकार होने के कारण उपयोग में नहीं किए जा सकते, ठीक है। रिसोर्सेज हुज यूटिलिटी इज नॉट नोन एट प्रेजेंट बट कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, वे संसाधन जिनकी उपयोगिता वर्तमान में ज्ञात नहीं है लेकिन भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है। नन ऑफ द अबव। सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है क्या, पोटेंशियल रिसोर्सेज जो संभावित संसाधन है वो क्या होते हैं, जिनके बारे में अभी हम जानते नहीं है लेकिन उसका बाद में यूज किया जा सकेगा फ्यूचर में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज, ठीक है। जल निकाय के यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लार्ज अमाउंट्स ऑफ नाइट्रेट्स एंड फास्फोरस कॉज यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज। हमने इसके पहले भी बात की थी, जो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट है उसके कारण ही क्या होता है, जल निकायों में यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है। तो जो इसकी स्टेटमेंट फर्स्ट है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इन नेचुरल यूट्रोफिकेशन अ लेक इज categorized by nutrient enrichment during the which eutrophic lake is converted into a
ऑलिगोट्रॉफिक लेक, ठीक है, जो प्राकृतिक यूट्रोफिकेशन में एक झील पोषक तत्व संवर्धन की विशेषता होती है, जिसके दौरान यूट्रोफिक जल एक ऑलिगोट्रॉफिक झील में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन कॉजेस डेड जोन्स व्हिच आर hypoxic areas in the world's ocean and large lakes where aquatic leaves cannot survive। यूट्रोफिकेशन जो है मृत क्षेत्रों का कारण बन जाता है, ठीक है, जो दुनिया के महासागरों और बड़ी झीलों में हाइपोक्सिक क्षेत्र हैं जहां जलीय जीवन के जीवित नहीं रह सकते। तो मेनली वही यूट्रोफिकेशन में ऊपर की परत में शैवाल प्रस्फोटन आ जाता है, जिसके कारण वही ये मुख्यतः क्या सारी ऑक्सीजन जलीय जीवों से खींच लेती हैं, जलीय जल में जो हमारी ऑक्सीजन होती है उससे प्राप्त कर लेती हैं। उसके अलावा जो हमारी सन जो रेज हैं, ठीक है, जो सूर्य की रोशनी है वो भी अंदर तक नहीं जा पाती, जिसके कारण जो जैव विविधता है वो क्या होती है, अफेक्ट होती है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर दी करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, there is no net benefit or harm to either species, perhaps in some interspecific interactions the costs and benefits experienced by each partner are exactly the same, so they sum to zero. It is not clear how often this offense in nature. It is also sometimes described as the relationship between two species inhabiting the same space and using the same resources but that have no effect on each other. In this case one could argue that they are interacting at all, ठीक है। तो ये इंटरेक्शन पूछा जा रहा है, बायोटिक इंटरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, किसी भी प्रजाति को कोई शुद्ध लाभ या हानि नहीं मिलती, शायद कुछ अंतर विशिष्ट अंतर क्रियाओं में प्रत्येक भागीदारी द्वारा अनुभव की जाने वाली लागत और लाभ बिल्कुल समान होते ताकि उनका योग शून्य हो, ठीक है। स्पष्ट नहीं है प्रकृति में ऐसी कितनी बार होता है, इसे कभी कभी एक ही स्थान पर रहने वाली एक ही संसाधनों का उपयोग करने वाली दो प्रजातियों के बीच में संबंध के रूप में वर्णित किया जाता है, लेकिन उनका एक दूसरे से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस मामले में कोई यह तर्क नहीं दे सकता कि वे बिल्कुल भी अंतरक्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार की जैविक अंतरक्रिया है, तो मेनली यहाँ पर क्या वही ये एक प्रकार से न्यूट्रल स्थिति है, न्यूट्रलिज्म कहा जाता है इसे। तो जिसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए न्यूट्रलिज्म, ठीक है। क्या हो जाएगा, तटस्थता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फूड चेन, निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला पर विचार करें, ठीक है। लेटर है, अर्थवॉर्म्स है, चिकन है, हॉक है, कूड़ा, केचुआ, मुर्गी, बाज, ठीक है। निम्नलिखित में से विकल्पों में खाद्य श्रृंखला की पहचान कीजिए। फूड चेन क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक, डेट्रिटस, ग्रेजिंग और ऑटोट्रॉपिक। तो मुख्यतः हम जानते हैं कि कूड़े से शुरुआत हुई है, एक मृत जैविक पदार्थों से शुरुआत हुई है। तो मुख्यतः जब भी मृत ऐसे होते हैं, अर्थवॉर्म्स होते हैं जो मृत खाद्य श्रृंखला से जुड़े होते हैं, सीधे सीधे जो प्राइमरी सोर्स होता है वो मृत जैविक पदार्थ होते हैं। तो हमारे क्या होते हैं, मेनली डेट्रिटस कहलाते हैं, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following is are the goods and services provided by ecosystem? निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं और सेवाएं पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाती हैं? It helps in generation and renewal of soil fertility including nutrient cycling. It provides food and fuel only. It stabilize and modernize the earth climate, ठीक है। यह पोषक चक्रण सहित मिट्टी की उर्वरता के उत्पादन और नवीनीकरण में मदद करता है पारिस्थितिकी तंत्र। यह केवल भोजन और ईंधन देता है, उपलब्ध कराता है, यह पृथ्वी की जलवायु को स्थिर और आधुनिक बनाता है। तो मुख्यतः जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो क्या क्या प्रदान करता है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता भी है और नवीनीकरण भी करता है जब एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा बात करें, यह केवल भोजन और ईंधन नहीं प्रदान करता है, यह पर्यावरण का भी पूरा का पूरा निर्माण करता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यह पृथ्वी की जलवायु को स्थिर और आधुनिक बनाता है। हमने बात की जलवायु की, तो जलवायु में भी इसकी मुख्य भूमिका होती है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी हो जाएगा करेक्ट। तो इसके स्टेटमेंट क्या होंगे, ऑप्शन सी, ठीक है, 1 and 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इकोटोन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। इकोटोन के संदर्भ में अपन देखते हैं, हमने पहले भी इकोटोन की बात की कि दो पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो एज होता है, एज पार्ट होता है, वहां का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसे अपन ने इकोटोन बोला। इट इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर आइडेंटिकल इकोसिस्टम। बिल्कुल जो स्टेटमेंट सही है वो यह दो या अधिक समान पारिस्थितिकी तंत्र के बीच का जंक्शन का क्षेत्र है। A well-developed ecotone contains only the organisms which are entirely the same as that of adjoining communities. एक अच्छी तरह से विकसित, ठीक है, इकोटोन में केवल वे जीव होते हैं जो आसपास के समुदायों के समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट देखेंगे वो भी हो जाएगा क्या, ठीक है। मेनली क्या होते हैं, जो जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, वही पाए जाते हैं जो आसपास जो हमारी कम्युनिटीज में होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द, इसमें से कौन कौन से कथन सही है, ठीक है, करेक्ट पूछा है। तो बोथ ऑफ दी हमारे जो आंसर है वो क्या हो जाएंगे, करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोटिक इंटरेक्शन। जैविक अंतःक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। A large tree shades a small plant retarding the growth of the small plant is an
कमेंसलिज्म, ठीक है। अब एक बड़ा पेड़ जो एक छोटे पौधे को छाया देता है जिससे छोटे पौधे की वृद्धि रुक जाती है, यह स्वभोजिता का एक उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें से एक को कोई फायदा नहीं हो रहा है जबकि एक का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसे कमेंसलिज्म नहीं बोला जाता है, इसे अमेंसलिज्म बोला जाता है, जहां पर क्या होता है एक पर तो कोई फायदा या नुकसान कुछ भी नहीं होता लेकिन उससे दूसरे का नुकसान हो रहा होता है, तो इसे सहभोजिता नहीं बोला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टू स्पीशीज इनहेबिटिंग द सेम स्पेस एंड यूजिंग द सेम रिसोर्सेज बट दैट हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। एक ही स्थान पर रहने वाले, एक ही संसाधनों का उपयोग करने वाली दो प्रजातियों के बीच में संबंध है लेकिन जिनका एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पारस्परिकता कहलाती है। अगर वो एक दूसरे से क्या किसी भी प्रकार से क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, संबंध तो रख रहे हैं लेकिन एक दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, तो ये म्यूचुअलिज्म से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। इसे एक प्रकार से कमेंसलिज्म कहा जा सकता है, सहभोजिता कहा जा सकता है, एक ही जगह पर रह के भोजनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों जो हमारा स्टेटमेंट है वो हो जाएंगे इनकरेक्ट। थर्ड देखते हैं, काउ डंग प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू डंग बीटल्स वेयर एज द बीटल्स हैव नो इफेक्ट ऑन दी काउज इन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। गाय का गोबर गोबर के भृंगों को भोजन और आश्रय प्रदान करता है जबकि भृंगों का गायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह स्वभोजिता का एक उदाहरण। यहाँ पर एक्चुअली वही वर्ड जो है कमेंसलिज्म और यहाँ पर अमेंसलिज्म यूज होता है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमने क्या बोला था कि एक पर किसी प्रकार का नहीं प्रभाव पड़ता जबकि उससे दूसरे को फायदा या नुकसान हो रहा होता है, ठीक है। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा क्या, करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो इसमें से कौन से सही नहीं है, ठीक है, अगर उसकी बात करें तो ये सहभोजिता का उदाहरण, अमेंसलिज्म की हमने बात की थी, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो क्या आ जाएगा, कमेंसलिज्म को आ जाएगा। तीनों ही जो हैं वो क्या है, कहीं ना कहीं क्या एक दूसरे पे जो वर्ड यूज हुए हैं वो कहीं ना कहीं अलग जगह पर यूज होने चाहिए थे। ये अमेंसलिज्म का उदाहरण है जबकि ये कमेंसलिज्म का उदाहरण है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या है हमारे इनकरेक्ट है, जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 आर दी इनकरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर हो जाना चाहिए था अमेंसलिज्म, इधर पे होना चाहिए था कमेंसलिज्म, जबकि म्यूचुअलिज्म इसका उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Consider the following statement regarding the levels of organization in ecology. पारिस्थितिकी में संगठन के स्तरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। Communities are a group of organisms usually of the same species occupying a defined area during a specific time. ठीक है, जो समुदाय है वो आमतौर पर क्या होते हैं, एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह होता है, एक विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। बिल्कुल, जो समुदाय है वो किसको दर्शाता है, एक ही प्रजाति को दर्शाता है। In order to survive, individuals of any one species depend on individuals of different species with which they actively interact in several ways are called population। जो जीवित रहने के लिए किसी एक प्रजाति के व्यक्ति अलग अलग प्रजातियों के व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं, ठीक। और यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, तो कई तरीकों से सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं जिन्हें जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। मुख्यतः इसे जनसंख्या के रूप में नहीं देखा जाएगा, जनसंख्या हो जाएगी एक ही समुदाय के लोग हो जाएंगे और एक एक इंडिविजुअल एक दूसरे पर निर्भर करता है, तो दूसरी स्पीसीज पर, डिफरेंट स्पीसीज पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होता। Third, a biome is a large ecological area with a similar climatic condition and can have multiple ecosystem within it। जो बायोम है वो एक बड़ा पारिस्थितिक क्षेत्र जिसमें समान जलवायु परिस्थिति होती है और इसके भीतर कई पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं, ठीक है। तो समान नहीं होती है, अलग अलग प्रकार की क्या होंगी हमारी पाई जाएंगी क्या, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। बहुत सारी पारिस्थितिकी तंत्र हैं लेकिन समान जलवायु परिस्थितियां नहीं होंगी, ठीक है। एक पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है, हमारा भूमध्य रेखा के पास है जबकि दूसरा कर्क रेखा के ऊपर है, ठीक है। एक हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है, ठीक है, टेम्परेट रीजन में है और ट्रॉपिकल रीजन में है, तो दोनों अलग अलग जगहों पर हो सकते हैं। सिमिलर क्लाइमेट कंडीशन जरूरी नहीं कि हो, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इनमें से कौन से सही है, मेरे हमने क्या किया, ठीक। In order to survive, individuals of any, ठीक है, species depend on individuals of different species which they actively interact in the several। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मेनली क्या हो जाएगा, जो इसका स्टेटमेंट है वो ओनली 1 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोसिस्टम फंक्शन। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम इज मेंटेनिंग देयर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड रेगुलेटिंग देयर ओन स्पीसीज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल प्रोसेस नोन एज हेमियोस्टेटिस, ठीक है, स्टेसिस। पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी संतुलन की स्थिति को बनाए रखने और अपनी प्रजातियों की संरचना और कार्यात्मक प्रक्रियाओं को विनियमित करने की क्षमता को होमियोस्टेटिस के रूप में जाना जाता है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा कि जो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र होती है अगर वो संतुलन की स्थिति बनी हुई है तो उसे किस रूप में देखा जाता है, होमियोस्टेटिस के रूप में देखा जाता है। रेगिस्तान और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले जानवरों में हाइबरनेशन गर्म और शुष्क जलवायु क्षेत्रों में खुद को बचाने के लिए भोजन और पानी की कमी का कारण होता है, ठीक है। और नेक्स्ट दिया, एस्टिवेशन इज द कंडीशन इन विच द एनिमल्स गो डॉर्मेंट ड्यूरिंग द विंटर्स बाय लोअरिंग देयर मेटाबॉलिक
एक्टिविटीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये उल्टा हो गया, एस्टिवेशन मेनली यहाँ पर हो जाएगा हमारे रेगिस्तान और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जबकि हाइबरनेशन कहाँ पर आ जाएगा, हमारे ठंडे क्षेत्रों की बात करने लग जाएगा। तो सेकंड और थर्ड हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट। तो इसका स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो कौन सा है, ओनली वन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following organism are known by the term saprotrophs? निम्नलिखित में से किसी जीव को saprotrophs शब्द बोला जाता है? वे जीव जो अपने शिकार के खून पर जीवित रहते हैं, वे जीव जो एक दूसरे के जीवों पर शरीर पर रहते हैं, वे जीव जो मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं, ठीक है, और वे जीव जो एक ही प्रजाति के जीवों को खाते हैं। The organism that decomposes dead decaying ऑर्गेनिक मैटर, तो मेनली हमने देखा था क्या, ठीक है, जो हमारे सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जीव सेप्रोट्रॉप्स, तो ठीक है ये रिपीट हो गया है हिंदी में, इंग्लिश में चेंज है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं अपन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज इकोसिस्टम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो रेट है प्रोडक्शन ऑफ का है, किसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर है, उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा द बायोमास दैट इज अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो मेनली यहाँ पर क्या होगा, जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या है, ठीक है, वो ग्रॉस जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है, वो ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि हमारे इनऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। द बायोमास दैट इज अवेलेबल फॉर कंजप्शन बाय हेटेरोट्रॉप्स इज नोन एज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो हमारा बायोमास है जो अवेलेबल होता है कंजप्शन के लिए हेटेरोट्रॉप्स के लिए, वो क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। तो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी अगर हम हिंदी में देखें तो हमने देखा था जो सेप्रोट्रॉप्स है वो क्या है, जो मर गए हैं जीव, ठीक है, और उसके सुगत्ते से वो क्या करते हैं, अपना उपयोग करते हैं फूड के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which one of the following best describe the term extirpation, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलुप्ति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Disappearance of an organism or a group of organism due to environmental forces or evolutionary change in their members, पर्यावरणीय शक्तियों या उनके सदस्यों में विकासवादी परिवर्तनों के कारण किसी जीव या जीवों के समूह का विलुप्त होना। The reduction of species to such low abundance that although it is still present in the community, it is no longer interacts significantly with other species। किसी प्रजाति की इतनी कम संख्या में कमी आना, हालांकि ये अभी भी समुदायों में मौजूद है, लेकिन ये अब अन्य प्रजातियों के साथ महत्वपूर्ण रूप से अंतःक्रिया नहीं करती है। Species of plants or animals that ceases to exist in a chosen geographic area of study, though it still exists elsewhere। पौधों या जानवरों की प्रजातियां जो अध्ययन के चुने हुए भौगोलिक क्षेत्र में अस्तित्व में नहीं रहती है, हालांकि वे अभी भी कहीं और मौजूद हैं। It is a state of species being found in a single defined geographic location। तो मेनली हम क्या देखते हैं, जो विलुप्ति है, जो हमारा यहाँ पर जो एक्सटिंक्शन वर्ड यूज हो रहा है, एक्सटिंक्ट की बात नहीं हो रही है। तो मेनली एक्सटिंक्शन क्या होता है, एक जगह से, एक भौगोलिक क्षेत्र से वो पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुकी है, लेकिन बाकी जगहों पर उसके पाए जाने की संभावनाएं होती है। जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, कि वहां कहीं ना कहीं और जगहों पर स्टिल एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। बाकी दूसरी जगह पर ये क्या हो चुकी है, ठीक है, समाप्त हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। With reference to ecosystem in general, consider the following statement। समान रूप से पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी लीड्स टू ग्रेटर स्टेबिलिटी इन इकोसिस्टम। अगर अधिक जैव विविधता है, पारिस्थितिकी तंत्र के अधिक स्थिरता को दर्शाती है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर जैव विविधता अधिक है तो कहीं ना कहीं जो हमारी फूड चेन है वो भी सही बनी रहेगी और स्टेबिलिटी लगातार बनी रह सकती है, ज्यादा जल्दी इकोसिस्टम में चेंजेस नहीं आएंगे। ऑल इकोटोन्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। जो सभी इकोटोन है वो जैव विविधता से समृद्ध होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम आर सनलाइट, वाटर करंट्स, सैलिनिटी, माइक्रोब्स, डेप्थ एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले अजैविक कारक सूर्य का प्रकाश, जल धाराएं, लवणता, सूक्ष्म जीव, गहराई और पोषक तत्व हैं, ठीक है। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा क्या, करेक्ट हो जाएगा। जो हमारी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, सूर्य का प्रकाश भी है, जल धाराएं भी करती है, लवणता, देखो अगर सैलिनिटी ज्यादा होगी तो वहां पर अलग प्रकार से जीव पाए जाएंगे, जबकि कम होगी तो अलग प्रकार से। उसके अलावा गहराई में अलग प्रकार से जीव पाए जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल ये अफेक्ट करता है। दूसरा हमने पहला देखा था जो अधिक जैव विविधता है तो क्या करती है, स्थिरता प्रदान करती है। हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है, जरूरी नहीं कि जो जैव विविधता है वो बिल्कुल समृद्ध ही हो, तो इसके फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएंगे। पूछा क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ओनली 1 and 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। With reference to ecosystem, consider the following statement। पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में संदर्भ में देखते हैं। All terrestrial animals are warm blooded in nature। जो सभी स्थलीय जानवर है प्रकृति में गर्म रक्त वाले होते हैं, तो बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। Plants as an aquatic ecosystem have well developed root system। जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों की जड़ प्रणाली होती है वो अच्छी तरह से
विकसित होती है। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से तो विकसित नहीं होती, क्योंकि पूर्ण रूप से वही कि उन्हें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, जल के अंदर है तो जल के अंदर उनकी जो रूट सिस्टम होता है वो ज्यादा विकसित नहीं होता है। ठीक है, थर्ड, ओनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, जो केवल स्थलीय जानवर है अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो स्थलीय जानवर नहीं है, उसके अलावा अगर हम जलीय जीवों की बात करें तो जो हमारी मछलियां होती हैं वो गिल्स के माध्यम से क्या करती हैं, सांस लेती हैं। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी हो जाएगा इनकरेक्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें कौन से गलत है, ठीक है, तो जो इसके स्टेटमेंट गलत है वो क्या है, ठीक, ओनली 2 एंड 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एन इकोटोन इज अ पॉपुलेशन दैट इज अडेप्टेड टू अ लोकल एनवायरमेंट कंडीशन। इकोटोन एक ऐसी आबादी जो स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होती है। The density of organism present in lesser in the ecotone compared to the surrounding environments. Areas experience edge of effects might have higher prediction, ठीक है, predation levels than interior habits. किनारों के प्रभावित का अनुभव करने वाले क्षेत्रों में आंतरिक आवासों की तुलना में शिकार का स्तर अधिक होता है। जो एज एरिया होते हैं वहां पर क्या शिकार अधिक होता है, जबकि बीच में जो है डेंस पार्ट होता है वहां पर ये कम होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उसके अलावा अगर देखते हैं द डेंसिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द लेसर इन इकोटोम कंपेयर्ड टू द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। जो इकोटोम में मौजूद जीवों का घनत्व होता है आसपास के वातावरण की तुलना में कम होता है। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इकोटोन एक ऐसी आबादी जो स्थानीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होती है। ठीक है, तो हमने देखा ये मुख्यतः क्या होता है, दो पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र होता है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं जरूरी नहीं है कि वो अनुकूल होगा, एक अंतिम स्थिति पहुंच रही है जहां पर पर्यावरण कहीं ना कहीं उस स्थानीय पर्यावरण की समाप्ति हो रही है, तो अनुकूलन जरूरी नहीं कि होगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सी कही है, ठीक है, तो हमारा सिर्फ ठीक स्टेटमेंट थर्ड इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न वर्षा वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अमेज़न वर्षा वन जो है वो 80% हिस्से में फैले हुए हैं। ठीक है, ब्राजील के 80% हिस्से में फैले हुए हैं। तो 80% हिस्से पर ये नहीं फैले हुए, लगभग 60% हिस्से में ही ब्राजील में फैले हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इट इज बाउंडेड बाय द गियाना हाईलैंड टू द नॉर्थ, एटलस माउंटेन टू द वेस्ट एंड अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। ये उत्तर में गुआना हाईलैंड से लगते हैं बिल्कुल, पश्चिम में एटलस पर्वत और पूर्व में अटलांटिक महासागर से लगते हैं। पश्चिम में एटलस से नहीं लगते, क्योंकि अगर हम देखें दक्षिण अमेरिका की बात कर रहे हैं तो दक्षिण अमेरिका में जो पश्चिम क्षेत्र है वो मेनली एंडीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एटलस नहीं है वहां पर, हमारी एंडीज पर्वत श्रेणी है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। दे आर नेट एब्जॉर्बर ऑफ द कार्बन ऑन द प्लैनेट। ठीक है, वे ग्रह पर कार्बन के शुद्ध अवशोषक हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार से क्या फैले हुए हैं, ठीक है, प्लांट्स फैले हुए हैं। तो जरूरी नहीं कि सिर्फ नेट ऑब्जर्वर के रूप में अपन सिर्फ इन्हीं को देखते हैं। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट क्या हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं। पूछा क्या है कौन से सही है, तीनों ही करेक्ट नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण वर्षा वन के बारे में देखते हैं। ठीक है, वाइल ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय यूनिफॉर्म टेम्परेचर एंड रेनफॉल, टेम्परेट रेन फॉरेस्ट एग्जिबिट सीजनलिटी विथ रिगार्ड टू टेम्परेचर एंड रेनफॉल। जबकि क्या जो हमारे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता है कि एक समान तापमान और वर्षा होती है। समशीतोष्ण वर्षा वन में तापमान और वर्षा के संबंध में मौसमी क्या होती है, प्रदर्शित करते हैं, मौसमीता प्रदर्शित होती है। मतलब जरूरी नहीं कि रेनफॉल उसी प्रकार से होगी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण वर्षा वन में छोटे पेड़ों और झाड़ियां की समृद्ध झाड़ियां होती हैं। तो मेनली जो उष्णकटिबंधीय है और हमारे समशीतोष्ण वर्षा वन है, उन दोनों में क्या होते हैं, अच्छे, ठीक है, मेनली अगर आप जो ट्रीज देखोगे श्रब्स या स्मॉल ट्रीज के रूप में नहीं देखते हो। हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल एक, ओनली वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, बोरियल वनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बोरियल फॉरेस्ट। बोरियल फॉरेस्ट किसे बोलते हैं, मेनली टैगा। आपने टैगा टुंड्रा सुना होगा। तो बोरियल फॉरेस्ट एक्चुअली पे क्या होते हैं, हमारे टैगा होते हैं। ठीक है, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोल्ड रीजन विद अ हाई रेनफॉल एंड लॉन्ग विंटर्स। ये वन अधिक वर्षा और लंबी सर्दियों में ठंडे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अब मेनली अगर हिमालयी क्षेत्रों या में पाए जा रहे हैं तो वहां पर जो वर्षा है वो बहुत ज्यादा अधिक नहीं होती। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो मेनली यहाँ पर गलत हो जाएगा कि अधिक वर्षा की बात की जा रही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सॉइल इन दीज फॉरेस्ट इज न्यूट्रिएंट पुअर एंड एसिडिक मेनली बिकॉज ऑफ द कोल्ड एनवायरमेंट। मेनली जो है इन वनों में मिट्टी मुख्य रूप से ठंडे वातावरण के कारण कैसी होती है, पोषक तत्वों में रहित और अम्लीय होती है। हमारा सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। बोरियल फॉरेस्ट आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल कार्बन सिंक। बोरियल वन दुनिया के सबसे अधिक बड़े स्थलीय कार्बन सिंक में होते हैं क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत लंबी बनी रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारे सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर पूछा क्या है करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों के जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन देखा जा सकता है? ठीक है, वे आदतन रात्रिचर होते हैं। जो हमारे रेगिस्तान क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, रात्रिचर होते हैं, दिन में घूम नहीं सकते बहुत ज्यादा गर्मी के कारण। दे हैव लॉन्ग लेग्स, उनके पैर लंबे होते हैं, बिल्कुल अगर उनके पैर देखे, जैसे ऊंट का एग्जांपल ले ले, ठीक है, तो उनके लॉन्ग लेग्स होते हैं। दे हैव अ थिक ब्लैक कलर्ड फर ऑन देयर बॉडी, उनके शरीर पर काले रंग का मोटा फर होता है। ठीक है, तो जो रेगिस्तान क्षेत्र में अगर काले फर के मोटे परत पाई जाएगी तो ऐसे में गर्मी के टाइम पर उन्हें बहुत ज्यादा समस्या होगी। ये कहां पर पाई जाती है? ठंडे क्षेत्र में पाया जाता है, जहां पर उन एनिमल्स के लिए ठंड से बचने के लिए उनके पास क्या पाई जा सकती है? ब्लैक फर पाई जा सकती है, ताकि वो उष्मा को ज्यादा से ज्यादा ग्रहित कर सके। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। दे हैव बिग ईयर्स, उनके जो कान होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट देखें वो 1, 2 और 4 करेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जलीय जीवों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ठीक है, टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, न्यूस्टन ऑर्गेनिज्म विच रिमेन अटैच्ड टू स्टम्प्स लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स। जो न्यूस्टन है वो जीवों में जड़ वाले पौधों के तनों और पत्तियों से जुड़े होते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः ये जो न्यूस्टन होते हैं वो तैरने वाले होते हैं। पेरीफाइटन ऑर्गेनिज्म विच लीव एट एयर वाटर इंटरफेरेंस, जो जीव जो वायु जल इंटरफेस पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज उल्टी हो गई है। मेनली जो हमारा फर्स्ट है वो सेकंड में होना चाहिए था, और जो सेकंड है वो फर्स्ट के लिए होना चाहिए था। ठीक है, नेक्टन ऑर्गेनिज्म विच आर पावरफुल स्विमर। जो नेक्टन होते हैं वो क्या होते हैं? एक शक्तिशाली तैराक होते हैं, ऊपर तैरते रहते हैं। ठीक है, हमारा जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। बेंथोस ऑर्गेनिज्म विच लीव एट द बॉटम ऑफ द। ठीक है, तो यहाँ पर जो बेंथोस वर्ड है उसी को समझिएगा। बेंथ मतलब बैठा हुआ, सीधा सीधा। तो मेनली क्या होते हैं? ये जो हमारे क्या हो रहते हैं, पानी के तल पर हमेशा बने रहते हैं या बैठे रहते हैं। तो बेंथोस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड और फोर्थ इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? कोरल रीफ्स रेयरली डेवलप इन वाटर डीपर देन 50 मीटर्स। प्रवाल भित्तियां 50 मीटर से अधिक गहरे पानी में शायद ही कभी विकसित होती हैं। प्रवाल भित्तियों को 32 से 42 भाग प्रति मिलियन तक बहुत खारे पानी की आवश्यकता होती है। कोरल रीफ्स रिक्वायर वेरी सलाइन वाटर रेंजिंग फ्रॉम 30 to 42 पार्ट्स पर मिलियन। कोरल रीफ्स रिक्वायर क्लीन एंड क्लियर वाटर फॉर सर्वाइवल, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखें तो जीवित रहने के लिए स्वच्छ और साफ पानी की तो आवश्यकता होती है। जो प्रवाल भित्तियों की जो 50 मीटर से अधिक गहरे पानी में इनकी विकसित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। ठीक है, शायद ही कभी विकसित होते होंगे। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन बी है वो प्रवाल भित्तियों के लिए 32 से 42 भाग प्रति मिलियन के बहुत सारे खारे पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो हमारा बी स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, it is amount of oxygen consumed by bacteria and other microorganisms while they decomposes organic and inorganic matter under aerobic condition। यह बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा खपत ऑक्सीजन की मात्रा को, जबकि एरोबिक और स्थितियों के तहत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं। ठीक, तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, जो हमारी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट होता है, स्टेटमेंट करेक्ट। क्लीन वाटर हैज अ बीओडी वैल्यू लेस देन 5 ppm whereas highly polluted water has a BOD value of 17 ppm और मोर। ठीक है, तो जो हमारा स्वच्छ पानी होता है उसका जो BOD वैल्यू होती है वो 1 से 2 ppm के आसपास होती है, जबकि जो हमारा प्रदूषित पानी होता है उसका जो BOD मान होता है वो 30 के आसपास हो सकता है, 25 से 30 के आसपास। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज द राइट आंसर। कौन सी करेक्ट है वो पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following are the adaptations found in the mangroves? मैंग्रोव में निम्नलिखित में से कौन से अनुकूलन पाए जाते हैं? ठीक है, प्रजनन की विविपेरिटी विधि। ठीक है, स्टिल्ट रूट्स। ठीक है, उसके बाद न्यूमेटोफोर, थिन लीव्स, पतली पत्तियां, लेंटिकुलर बार्क। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेनली जो हमारे जो एडाप्टेशन है मैंग्रोव का, तो मैंग्रोव में मुख्यतः यहाँ पर अगर हम देखें तो एक ही चीज हमें दिखाई दे रही है, वो हमारी पतली पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, मोटी पत्तियां पाई जाती हैं। तो सीधे सीधे हमारे जो 3 स्टेटमेंट है ऑप्शन बी, सी और हम डी की बात कर रहे हैं वो तीनों ही क्या हो जाएंगे? इनकरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मोटी पत्तियां पाई जाती है। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडाप्टेशंस कैन बी फाउंड इन द डेजर्ट प्लांट्स? रेगिस्तानी पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन पाया जा सकता है? ठीक है, तो रेगिस्तानी पौधों में पत्तियों का आकार कम होना या उनका ना होना। ठीक है, क्योंकि रेगिस्तान है उनका क्या हो जाएगा? ट्रांसपिरेशन हो सकता है, उनके बॉडी से पानी हो सकता है, इस बॉडी से पानी बाहर निकलकर वाष्पोत्सर्जित हो सकता है, ट्रांसपिरेट हो सकता है। तो ऐसे में उनकी जो पत्तियां होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन दी स्टेम्स ऑफ दी प्लांट्स, पौधों के तनों में क्लोरोफिल की उपस्थिति। ठीक है, क्लोरोफिल जो होते हैं वो तने में पाए जाते हैं ताकि वो अपने लिए खाना बना सके। नैरोअर रूट सिस्टम,
ठीक है। संकरी जड़ प्रणालियां, संकरी जड़ प्रणाली जो होती है वो बहुत ज्यादा संकरी नहीं होती, बहुत ज्यादा डीप जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को प्राप्त कर सके। रेगिस्तान में वैसे भी पानी की कमी है, ऐसे में उनकी रूट बहुत ज्यादा लंबी होती है। जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होता है। रिडक्शन इन फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग ड्राई पीरियड, जो शुष्क अवधि के दौरान प्रकाश संश्लेषण में कमी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है बस वही इनकरेक्ट है, बाकी तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, केवल 1 2 2 3 4 1 2 4, ठीक है, 3 जहां पर नहीं आ रहा है संकरी जड़ प्रणाली, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following statement with reference to the cold water corals is correct? They do not use sunlight for their survival. Because of the cold conditions, they are only small in size. Third, cold water corals grow much faster than the warm water corals. None of the above. ठंडे पानी के जो कोरल के संदर्भ में हम निम्नलिखित में से देखते हैं क्या, उन्हें जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की गति की आवश्यकता नहीं होती। ठंडी परिस्थितियों के कारण वे आकार में छोटे होते हैं, ठीक है। ठंडे पानी के कोरल गर्म पानी के कोरल की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। तो मुख्यतः यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सही की बात कर रहा है, सही की हम बात देखें, यहाँ पर पहला दिया हुआ है क्या, ठीक है। पहले सबसे पहले देखते हैं कि कोल्ड वाटर कोरल्स ग्रो मच फास्टर देन दी वार्म वाटर कोरल्स। मेनली अगर हमारे वार्म वाटर कोरल्स होंगे वो ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, ना कि कोल्ड वाटर कोरल्स। तो ये जो सी है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा। डी हमारा पहले से नन ऑफ दी अबव तो होएगा नहीं। फिर देखते हैं आगे, बिकॉज ऑफ द कोल्ड कंडीशंस दे आर ओनली स्मॉल इन साइज। ठंडी परिस्थितियों के कारण वे आकार में छोटे होते हैं, वही कि ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ पाते हैं, ठीक है, विकास भी नहीं हो पाता। तो यहाँ पर ये बी भी क्या हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। दे डू नॉट नीड सनलाइट फॉर देयर सर्वाइवल, तो उन्हें जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। तो जो इसका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन इंडिया। भारत में चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। These grasslands are found where rainfall is 25 to 75 सेंटीमीटर पर ईयर। ये घास के मैदान वहां पाए जाते हैं जहां प्रतिवर्ष 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान मेनली सवाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स आर फाउंड। राजस्थान के पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से सवाना घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं, ठीक। थर्ड, वीडी इज अ फॉर्म ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑफ गुजरात। तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ग्रासलैंड्स हैं वो कौन से हमारे जो ग्रासलैंड्स हैं वो मेनली कहां पर आपको दिखाई देंगे, 25 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर वाले रेनफॉल में दिखाई देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है यहाँ पर जो थर्ड दिया हुआ है उसको आप देखिए तो वीडी जो गुजरात में चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र है वो एक रूप है। तो यहाँ पर एक प्रकार के वीडीज, नॉर्मली यहाँ पर वीडी जो वर्ड होता है वहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा वीडीज, ना कि वीडी मिलता है, ठीक है। तो ये जो ग्रासलैंड्स होते हैं वो गुजरात में पाए जाते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इन वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहा है, मेनली सवाना ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर फाउंड। तो मेनली अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा कौन सा रीजन है, ठीक है, जो हमारा राजस्थान है आपको वहां पर मरुस्थल ज्यादा मिलेंगे, डेजर्ट एरिया ज्यादा मिलेगा। तो ये सवाना ग्रासलैंड बहुत कम मात्रा में मिलते हैं, ठीक है, वो आपको पूर्वी या हमारे ईस्टर्न पार्ट्स में राजस्थान में ज्यादा दिखाई देंगे। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 1 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू केल्प फॉरेस्ट। केल्प वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केल्प फॉरेस्ट आर लार्ज ब्राउन एल्गी फाउंड इन कोस्टल एरियाज। केल्प वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले बड़े भूरे शैवाल हैं। दे रिक्वायर कोल्ड, न्यूट्रिएंट रिच एंड रिलेटिवली क्लियर वाटर। दे शो अ वेरी हाई रेट ऑफ ग्रोथ एज हाई एज हाफ अ मीटर अ डे। उन्हें ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर और अपेक्षाकृत साफ पानी की आवश्यकता होती है। ये बहुत अधिक वृद्धि दर दिखाते हैं जो एक दिन में आधा मीटर तक हो जाती हैं। तो मुख्यतः अगर हम देखें तो ये जो हमारे क्या होते हैं, केल्प फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। अगर आप सागर के नीचे देखो तो सागर के नीचे, ठीक है, जो हमारा तटीय क्षेत्र होता है उसके नीचे लगभग ये 1 मीटर तक की क्या होती है, एक प्रकार की झाड़ियां टाइप होती हैं, ठीक है। उसके अलावा दे रिक्वायर कोल्ड, न्यूट्रिएंट रिच एंड रिलेटिवली क्लियर वाटर। तो मुख्यतः हमारा जो तटीय क्षेत्र है वहां पर थोड़ा बहुत क्या क्लियर वाटर होता है, तो ये इनके लिए बेटर होता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। दे शो अ वेरी हाई रेट ऑफ ग्रोथ एज हाई एज हाफ ऑफ अ मीटर, ठीक है। तो ये लगभग आधे मीटर से भी बड़े होते हैं। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन से सही है, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर, 1, 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग द वेस्टर्न घाट्स, the Nicobar and Andaman Island and all along the northeastern region. These are characterized by tall straight trees and more common trees in these forests are the jackfruit, betel nut palm, jamun and mango. The trees in these forests form a tier pattern. Shrubs cover the layer closer to the ground followed by the short structured trees and then the tall variety. Which of the following forest type is described? तो मेनली फॉरेस्ट टाइप पूछा जा रहा है, किस प्रकार का वन का प्रकार है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये कहां पर पाए जाते हैं, यहाँ पर ये बताया गया कि वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में पाए जाते हैं,
पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। और मुख्यतः इन वनों में अधिक आम पेड़, कटहल, सुपारी, ताड़, जामुन और आम पाए जाते हैं। एक बार को यहाँ पर अगर हम देखें तो पश्चिमी घाट और निकोबार से हम मुख्यतः मैंग्रोव वन का अनुमान लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर बोला गया कि इन वनों में आम पेड़, कटहल, सुपारी, ताड़ और जामुन आम भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये मैंग्रोव वन तो नहीं हो सकते। उसके बाद हम बात करें एक स्त्री पैटर्न बनाते हैं जो झाड़ियां जमीन के करीब परत को कवर करती है। उसके बाद छोटे छोटे संरचना वाले पेड़ फिर लंबी किस्म के पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट वगैरह में, पूर्वी घाट वगैरह में आपको किस प्रकार के, एक प्रकार से ऐसे वन मिलेंगे जिनको हमेशा कैसे रहते हैं, जिनमें हमेशा बहार बनी रहती है, मुख्यतः सूखते नहीं है या पत्तियां उनकी नहीं गिरती है। तो यहाँ पर दिया हुआ है शुष्क नहीं होंगे, शुष्क पर्णपाती नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है नम की, मॉइस्ट की बात की है। ये जो हो जाएंगे वो किस प्रकार के वन है, इन्हें सदाबहार वन के रूप में देखा जाता है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट के रूप में देखा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्वाम्प इकोसिस्टम। दलदली पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीज आर द वेटलैंड्स मार्क्ड बाय द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ट्रीज। ये आर्द्र भूमि है जिनमें वृक्षों का पूर्ण अभाव है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मिनरल सॉइल्स। ये खराब जल निकासी और पर्याप्त जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में मौजूद होते हैं, ठीक है। कैरेक्टराइज्ड मिनरल, इनकी विशेषता खनिज मिट्टी है। दे एग्जिस्ट इन एरियाज विद पुअर ड्रेनेज एंड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। तो मेनली अगर बात करें तो मुख्यतः खराब जल का तो नहीं होगा, बिल्कुल निकासी, जो पर्याप्त जल आपूर्ति की बात करें तो ड्रेनेज सिस्टम, वो जो वाटर सप्लाई होती है वो खराब तो नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। मेनली दूसरा दिया हुआ कैरेक्टराइज्ड बाय मिनरल सॉइल्स, तो मुख्यतः इसमें खनिज मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, ऑर्गेनिक मिट्टी की आवश्यकता होती है, ऑर्गेनिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जैविक, जो हमारी मृदा पाई जाती है, मुख्यतः ये आर्द्र भूमि है जिनमें वृक्षों का पूर्ण अभाव होता है। तो मुख्यतः यहाँ पर जो वृक्ष है वो ज्यादा नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो जिसका स्टेटमेंट है वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर, ठीक है, इनकरेक्ट की बात चल रही है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर देखें वो याद रहो वृक्षों का पूर्ण अभाव, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जो स्टेटमेंट हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट, वो क्या हो जाएंगे, हमारे फर्स्ट वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो हमारे 2 और 3 जो हो जाएंगे, इसका आंसर जो ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द एस्चुरी इकोसिस्टम। मुहाना पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन एस्चुरीज वाटर लेवल एंड सैलिनिटी राइज एंड फॉल विद टाइड्स एंड सीजन्स। मुहाना में जल स्तर लवणता ज्वार और मौसम के साथ बढ़ती और घटती है। Flow of salt water into the estuaries is called estuarine current, which is warmer than anti-estuarine currents. मुहाने में खारे पानी के प्रवाह को मुहाना धारा कहा जाता है, जो मुहाना विरोधी धाराओं की तुलना में गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है उसको देख रहे हैं क्या, इन एस्चुरीज वाटर लेवल एंड सैलिनिटी राइज एंड फॉल विद टाइड्स एंड सीजन्स। वही जो हमारे एस्चुरीज है, जो उनका वाटर लेवल हो, ठीक है, और सैलिनिटी है वो किस हिसाब से, जब किसी प्रकार के क्या आ रहे होते हैं, हमारे मौसमी जो संरचनाएं हैं, ज्वार वगैरह आ रहे होते हैं, उस समय घटती और बढ़ती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। जो दूसरा दिया हुआ है, फ्लो ऑफ सॉल्ट वाटर इनटू द एस्चुरीज इज कॉल्ड एस्चुरीन करंट, ठीक है, व्हिच इज वार्मर देन एंटी एस्चुरीन करंट्स। तो मुख्यतः जो मुहाने में खारे पानी के प्रवाह को मुहाना धारा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो मुहाना विरोधी धाराएं हैं उसकी तुलना में गर्म होती है, तो ये गर्म नहीं होती है, ठीक है, उसकी तुलना में ठंडी होती है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 1 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड रीजन इन विच दे आर प्राइमरली फाउंड इन इंडिया। भारत में वनों के प्रकार और क्षेत्र के निम्नलिखित युगों पर विचार करें जिनमें वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। वनों के प्रकार देखते हैं, लिटोरल एंड स्वाम्प फॉरेस्ट, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, तटीय और दलदली वन जो है वो हमारे अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन गुजरात में आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं हमारा राजस्थान भी लगा हुआ है। फिर उसके बाद सब अल्पाइन फॉरेस्ट अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएंगे, उप अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें, फोर्थ दिया हुआ है माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जो क्या दिया हुआ है, माउंटेन वर्ट मतलब पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन दिए हुए आंध्र प्रदेश में दिया हुआ है, ठीक है। तो मुख्यतः यहाँ पर बात कर रहे हैं जो हमारे तटीय वन है, दलदली वन है, वो आपको अंडमान निकोबार में बिल्कुल दिखते हैं, समुद्री वाले क्षेत्र है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है, वो आपको गुजरात में दिखाई देते हैं, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। उसके अलावा सब अल्पाइन फॉरेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र है, तो वहां पर हमें अल्पाइन वन ही पाए जाते हैं, तो थर्ड भी सही है। उसके अलावा फोर्थ दिया हुआ पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में किसी प्रकार की इतनी बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है, ऐसे में वहां पर आपको इस प्रकार के वन नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो फोर्थ जो होगा वो उसका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 सही है, पूछा क्या है, कौन सी सही सुमेलित है, ठीक है। तो 1 2 और 3, 1 2 3 1 4 2, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया एंड देयर लोकेशन, ठीक है। भारत में रामसर स्थलों को निम्नलिखित युगों के उसके स्थान पर विचार करें, ठीक है। पहला दिया हुआ है कोलेरू लेक,
आंध्र प्रदेश, तो कोलेरी लेक है वो कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अष्टमुदी तमिलनाडु, अष्टमुदी तमिलनाडु में नहीं है, अष्टमुदी कहां पर है? केरल में स्थित है, तो जो हमारा जो सेकंड है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड लोनार झील महाराष्ट्र में, तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। उसके अलावा कबरताल जो है वो बिहार में स्थित है। तो 1, 2, 3 और 4 इसके सही आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ओनली 1, 3 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इकोसिस्टम, टेम्परेट फॉरेस्ट, सवाना, टुंड्रा और एस्चुरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित परिस्थिति तंत्र पर विचार करें। शीतोष्ण वर्ण, सवाना, टुंड्रा, मोहाना, निम्नलिखित में से कौन से दिए गए परिस्थिति तंत्र में औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के घटते क्रम में सही क्रम हमें बताना है। तो मुख्यतः सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक उत्पादकता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, वो कहां पर सबसे ज्यादा होगी? वो होगी हमारी एस्चुरीज में हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एस्चुरीज में सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हम देखें सवाना, टुंड्रा और टेम्परेट फॉरेस्ट, तो उसके बाद उत्पादकता सबसे ज्यादा पेड़ और ज्यादा बड़े कहां पर होंगे? वो आपको शीतोष्ण वन में मिलेंगे, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका। ठीक है, 4 हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर उसके हम देखते हैं तो हमारा कौन सा? ठीक है, उसके बाद होता है हमारा सवाना में और फिर उसके बाद होता है टुंड्रा में। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रम है वो हमें किस प्रकार से मिलेगा? 4, 1, 2, 3 का क्रम मिलेगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू टेम्परेट डेजर्ट इन इंडिया, भारत में शीतोष्ण मरुस्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दीज आर फाउंड इन लद्दाख, स्पीति वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ये लद्दाख, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी और सिक्किम में पाए जाते हैं। हिमालय के वर्षा छाया प्रभाव के कारण ये शुष्क है। दे आर एरिड बिकॉज ऑफ द रेन शैडो इफेक्ट ऑफ हिमालयाज। सॉइल इन दीज डेजर्ट हैज लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। इन मरुस्थलों में मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है। मुख्यतः शीतोष्ण मरुस्थलों की बात हो रही है। ठीक है, तो एक प्रकार से मरुस्थल है, तो चाहे वो गर्म मरुस्थल हो, चाहे हमारा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल हो, चाहे वो शीतोष्ण मरुस्थल, वहां पर जल धारण क्षमता कम होती है। ठीक है, हिमालय के वर्षा छाया प्रभाव के कारण ये शुष्क रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा वर्षा नहीं होती है। उसके अलावा आपको अब ये क्षेत्र कौन सा मिलेगा? हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है, जैसे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और स्पीति घाटी और सिक्किम। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे क्या हो जाएंगे? स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। कौन से सही है? तीनों ही सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन इंडिया डेजर्टिफिकेशन इज कन्फाइंड टू राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अरावली। भारत में अरावली की उपस्थिति के कारण मरुस्थलीकरण राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा तक ही सीमित है। ठीक है, अगर ये हरियाणा तक ही, अगर यहाँ अरावली के कारण ये हरियाणा तक सीमित है, तो अगर हम आज के टाइम पर देखते हैं तो मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश और उसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर भी मरुस्थलीकरण तेजी से बढ़ रहा है। तो इसका कारण अरावली तो नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा मरुस्थलीकरण को लेकर, क्योंकि आज के टाइम पर वही अरावली जो है वो उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश से होकर नहीं जाती है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप क्या देख रहे हो? आज के टाइम पर मरुस्थलीकरण देख रहे हो, मरुस्थल देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन पर्यावरण विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता है। भारत ने 2025 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करने का संकल्प लिया है। इंडिया हैज प्लेस्ड टू रिस्टोर, ठीक है, 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लॉन्च बाय 2025। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन क्या कर रहा है? वही डेजर्टिफिकेशन से कॉम्बैट करने के लिए इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंक कर रहा है, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे। पूछा क्या है? करेक्ट, तो हमारे सेकंड और थर्ड सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। तापमान और वर्षा स्थलीय और पारिस्थितिकी तंत्र के दो सीमित कारक हैं। ठीक है, प्लांट्स आर दी at the base of the food web in terrestrial ecosystem. Alteration and changes in land use is one of the major concern of the terrestrial ecosystem. ठीक है, पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल के आधार पर है। भूमि उपयोग में परिवर्तन और बदलाव स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख चिंताओं में से एक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो तापमान और वर्षा है वो क्या करता है? स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के दो सीमित कारक है। मुख्य रूप से तापमान और वर्षा में परिवर्तन आता है। ठीक है, तो हमारा जो इकोसिस्टम है उसका परिवर्तन आता है। ठीक है, पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल के आधार पर है, बेस में है, बिल्कुल प्लांट से ही शुरुआत होती है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसकी। ठीक है, भूमि उपयोग में परिवर्तन और बदलाव स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख चिंताओं में से एक है। किस प्रकार से हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं उसके कारण इस इकोसिस्टम में बदलाव आ सकता है, परिवर्तन आ सकता है, तो उसके लिए भी जिम्मेदार होगी। ठीक है, और उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? तो तीनों ही सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, With reference to terrestrial ecosystem, consider the following statement. स्थलीय परिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में ये कथनों पर विचार करें।
टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, प्लांट्स आर एट द बेस ऑफ फूड वेब। ठीक है, वही यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वही अप्रोक्ट सभी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, स्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। ग्रेजिंग फूड वेब्स आर कॉमन टू बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, चारागाह खाद्य जाल स्थलीय और जलीय दोनों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या होता है, समान होता है। बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम आर अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड सनलाइट, स्थलीय और जलीय दोनों पारिस्थितिकी तंत्र तापमान, लवणता और सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैन सपोर्ट मोर ट्रॉपिक लेवल्स देन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के तुलना में अधिक ट्रॉपिक स्तरों पर समर्थन करता है। तो मुख्य रूप से जो हमारा चारागाह है वो आपके एक ही तंत्र पर जलीय स्थलीय तंत्र के रूप में, ठीक है, होता है। बाकी चारागाह जो आपका अगर जलीय तंत्र का है वो अलग प्रकार का होता है। आपके जो प्लांट्स हैं वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में अलग पाए जा रहे हैं, जबकि आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग पाए जा रहे हैं। पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमने क्या देखा, सूर्य प्रकाश से प्रभावित करता है, तापमान, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को तुलना में अधिक ट्रॉपिक स्तरों पर समर्थन करता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ओनली 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू एक्वेटिक इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चेंजेस इन प्रेसिपिटेशन अल्टर्स द हाइड्रोलॉजिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वेटिक सिस्टम, वर्षण में परिवर्तन जलीय प्रणालियों की हाइड्रोलॉजिकल विशेषताओं को बदल देता है। ठीक, नेक्स्ट, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घुलित ऑक्सीजन का स्तर लवणता का एक कार्य है। द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम इज अ फंक्शन ऑफ सैलिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट, एफोटिक जोन इज वेयर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर कंडक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस। एफोटिक जोन वह है जहां पर्यावरणीय कारक प्रकाश संश्लेषण के लिए अनुकूल होते हैं। ठीक है, उपरोक्त कथनों में से कौन से गलत है। हम यहाँ पर बात करें जो हमारे स्टेटमेंट है, जो वाला की हुई वर्षा जो है वो क्या करता है, जो हमारे जलीय प्रणालियां हैं उसको एक विशेषताओं को बदल देता है। हमारा स्टेटमेंट सही है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घुलित ऑक्सीजन का जो स्तर लवणता का एक कार्य है, ये भी सही हो जाएगा। जो एफोटिक जोन है वो मेनली किस पे, प्रकाश संश्लेषण के अनुकूल नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या है, इनकरेक्ट गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा, केवल 3, ओनली 3, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Consider the following statement, estuaries are essential components of the terrestrial ecosystem, मुहाना स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के आवश्यक घटक है। मोनोक्रॉपिंग इज अ थ्रेट टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, मोनोक्रॉपिंग घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या होएगा, खतरा बना हुआ है। फंगाई एक्ट्स एज डिकम्पोजर इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स, कवक जलीय वातावरण के अपघटक के रूप में क्या होता है, कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो क्या पूछेगा, करेक्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो मुहाना है वो कहां पर पाया जाता है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तो पाया नहीं जाता है। मुख्यतः हम कहां पर देखते हैं, तटों और समुद्रों के बीच में देखते हैं। ठीक है, तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हमारे अगर एक बार को तालाब आ सकेंगे, ठीक है, आर्द्रभूमियां एक बार को आ सकेंगी, लेकिन एस्चुरीज नहीं आएंगी। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जो मोनोक्रॉपिंग है, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। ठीक है, तो अगर घास के मैदानों की मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही फसल हम लगातार लगाएंगे तो क्या होगा, इकोसिस्टम को खराब कर सकता है। फंगाई एक्ट्स एज अ डिकम्पोजर इन एक्वेटिक एनवायरमेंट्स, ठीक है, कवक जो है जलीय वातावरण में अपघटक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये हमारा सेकंड और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ठीक है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 2 and 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। नॉक्टर्नल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन डेजर्ट इकोसिस्टम इज एन एडाप्टिव बिहेवियर, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र में जानवरों का रात्रि चक्र व्यवहार एक अनुकूल व्यवहार है। तो मुख्यतः हम देखते हैं कि वो रात में ही क्यों घूमते हैं, ठीक है, क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। एक प्रकार का एडाप्टेशन बिहेवियर ही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखें, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शिकारी प्राथमिक उपभोक्ता है। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शिकारी जो है वही प्रेडेटर्स आर दी प्राइमरी कंज्यूमर्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो शिकारी जो होंगे वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होंगे। मुख्यतः जो ग्रास है वो आप क्या करेंगे, जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो किसी प्रकार का जानवर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, और द्वितीय उपभोक्ता के रूप में ही हमारे शिकारी हो सकते हैं। ठीक है, तो शिकार करने वाला जो होगा वो किसको, पौधों को नहीं खाएगा, और जो पौधों को खा रहा है वही हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पर जो स्टेटमेंट हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। थर्ड, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पृथ्वी के प्राकृतिक कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। जो हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो नेचुरल कार्बन सिंक होता है अर्थ का। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 1 and 3। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में, वेटलैंड्स आर द इकोटोन्स बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। आर्द्रभूमि स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच में इकोटोन होता है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ द डाइवर्स ऑफ कॉन्फेरस ट्री स्पीशीज आर कैरेक्टरिस्टिक
ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, विविध शंकुधारी जो वृक्ष हैं प्रजातियों की उपस्थिति के कटिबंधीय वनों की विशेषता है, ठीक है। डेंस कैनोपीज ऑफ वेजिटेशन आर फाउंड इन द टुंड्रा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जो हमारी टुंड्रा वन परिस्थिति तंत्र है वनस्पति की घनी छतरियों में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जो आर्द्र भूमि है वो क्या है, हमने पहले भी बात की थी, स्थलीय और जलीय के बीच में हमारे क्या पाए जा सकते हैं, तटों और समुद्री क्षेत्र में आर्द्र भूमि पाई जा सकती है। हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। जो विविध शंकुधारी वृक्ष प्रजातियों की उपस्थिति उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वनों में नहीं पाए जाते हैं, हमारे हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। जो टुंड्रा वन पारिस्थितिकी तंत्र वनस्पति की घनी छतरियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो मुख्यतः यहाँ पर घनी छतरियां नहीं पाई जाती, कैनोपीज वगैरह जो होती हैं वो इतना ज्यादा घने नहीं होते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कथनों में से कौन से गलत है, इनकरेक्ट है, ठीक है। 2 और 3 इनकरेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ओनली 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डेजर्ट इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट एवरेज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। पहले सीधा सीधा गलत हो गया, जो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी होगी वो यहाँ पर रेगिस्तान में तो हो ही नहीं सकती, हमने देखा था सबसे ज्यादा कहां पर होती है, एस्चुरीज में होती है, मुहानों में होती है। जलीय प्रणाली में गहराई के साथ साथ तापमान प्रोफाइल में परिवर्तन को थर्मल स्तरीकरण कहा जाता है, ठीक। जलीय प्रणाली में यहां पर देखते हैं चेंजेस इन द टेंपरेचर प्रोफाइल विद डेप्थ इन द एक्वेटिक सिस्टम आर कॉल्ड थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। मुख्यतः जो जलीय प्रणाली है उसमें गहराई के साथ क्या होता है, तापमान कम होता जाता है, इसे थर्मल स्तरीकरण मतलब धीरे धीरे बराबर होता जाता है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। एस्चुरीज हैव हायर प्रोडक्टिविटी एज कंपेयर टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, हमने देखा था रेगिस्तान में ज्यादा नहीं होता, उत्पादकता मुहाने में ज्यादा होती है, ठीक है। तो घास सबसे ज्यादा मुहाने की होती है, तो घास से तो ज्यादा होगी। तो हमारे सेकंड और थर्ड सही है, ठीक है। यहाँ पर पूछा क्या है, इस इनकरेक्ट कौन से गलत है, तो एक ही गलत है हमारे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एक्वेटिक इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लू कार्बन इज द कार्बन स्टोर्ड इन कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम वेयर एज ग्रीन कार्बन इज द कार्बन टेकन बाय द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। नीला कार्बन जो है वो तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संग्रहित कार्बन है, जबकि हरा कार्बन स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का द्वारा लिया गया कार्बन है। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कि मुख्यतः ब्लू कार्बन किसे बोला जाता है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं, और ग्रीन कार्बन जो हमारे, ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पाए जाते हैं, हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। इंक्रीज सेडिमेंट डिपोजिशन में क्या होता है, ठीक है, अर्बन कंस्ट्रक्शन हैज रिजल्टेड इन ग्रेटर टर्बिडिटी एंड डिक्रीज फोटोसिंथेसिस इन दी एक्वेटिक सिस्टम, जो हमारा शहरी निर्माण से तलछट के जमाव में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक अशांति और कम प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा। ओनली नेचुरल वेटलैंड्स हैव वाटर प्यूरिफिकेशन इन फंक्शंस, जो केवल प्राकृतिक आर्द्रभूमियां हैं वहां पर जल संशोधन के कार्य होते हैं, तो ऐसा नहीं है, हर जगहों पर भी, अन्य जगहों पर भी इनके कार्य किए जाते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। कौन से सही है, कौन से करेक्ट है, 1 and 2 आर दी करेक्ट, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the context of terrestrial and aquatic ecosystem, ठीक है, in the marine ecosystem biomass pyramids are often inverted, जो marine ecosystem है वहां पर जो बायोमास है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो इन्वर्टेड होगा ही होगा, क्योंकि हमने देखा था जो हमारे क्या पाए जा रहे हैं, जो हमारे प्लांट्स पाए जा रहे हैं, हमने देखा था ना, जो हमारा जलीय तंत्र होता है वहां पर मुख्यतः आपको पिरामिड जो सबसे पहले प्लांट्स यूज हो रहे हैं उसका अगर पानी निकाल दिया जाए तो बायोमास बहुत ज्यादा कम मात्रा में होता है। उसके बाद जो बड़ी मछलियां उनमें अगर पानी निकाल जाए तो उनका बायोमास या हड्डियां, उनका जो भार है वो अधिक होगा, तो इन्वर्टेड बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन्वर्टेड इन टेरेस्ट्रियल, फिर से आ गया, हमने देखा ऊर्जा का जो हमेशा पिरामिड है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। फंजाई आर दी ऑटोट्रॉप्स दैट ऑक्यूपाई दी बेस ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड वेब, जो कवक है स्वपोषी होते हैं और जो स्थलीय खाद्य जाल के आधार पर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ये जो कवक है वो मुख्यतः क्या, यहाँ पर जो फंजाई की बात हो रही है वो क्या होंगे, स्वपोषी नहीं होते हैं। कई बार ये जो होते हैं इसका आधार जो स्थलीय खाद्य जाल में, कवक भी क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर चिपकते हैं और उसके कारण अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। पूछा क्या गया है कौन से सही है, तो हमारे सेकंड और थर्ड गलत है, फर्स्ट सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ओनली 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है with reference to aquatic ecosystem consider the following statement. Water depth affects the presence and the type of life in an aquatic system, पानी की जो गहराई है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन की उपस्थिति और प्रकाश को प्रभावित करती है। The rise in the temperatures of the aquatic ecosystem will be less as compared to the that of the terrestrial ecosystem. Some marine organisms create bioluminescence as a form of adaptation, ठीक है, which of the statement are correct, ठीक है। पानी की गहराई जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन की उपस्थिति और प्रकाश को प्रभावित करती है, ठीक है, बिल्कुल करती है। उसके बाद हम देखते हैं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तापमान में वृद्धि कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर तुलना में हम बात करें तो जो हमारा क्या होगा,
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें तापमान वृद्धि ज्यादा नहीं होती, सूर्य की रोशनी हमारे लैंड पर पड़ रही है बहुत जल्दी, जबकि सागर जो क्षेत्र होता है वो जल्दी गर्म नहीं होता। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट हो जाएगा। कुछ समुद्री जीव अनुकूलन के लिए बायोल्यूमिनेसेंस बनाते हैं। आपने देखा होगा कई बार सागरीय क्षेत्रों में रात में क्या बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, ठीक है, तो क्या करते हैं एडाप्टेशन के लिए ऐसा करते हैं। तो ये भी हमारा सही हो जाएगा। इसके आंसर जो हो जाएंगे वो तीनों ही क्या है सही, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डेजर्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। CAM पाथवे इन दी प्लांट्स हेल्प टू इंक्रीज फोटो रेस्पिरेशन एंड रिड्यूस वाटर यूसेज। पौधों में कैम मार्ग प्रकाश श्वसन के बढ़ाने और पानी में उपयोग को कम करने में मदद करता है। ठीक है, स्थलीय वातावरण की सबसे कम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता रेगिस्तान में पाई जाती है। मुख्यतः जो हमारे स्थलीय वातावरण में जो सबसे कम शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता, हमने पहले भी देखा था, जो सबसे ज्यादा रेगिस्तान में ही उत्पादकता कम होती है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो सेकंड सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं ज़ेरोफाइट्स प्लांट्स हैव फ्यूअर स्टोमेटा टू रिड्यूस वाटर लॉस वाया ट्रांसपिरेशन। ठीक है, जो हमारे वही मतलब कांटेदार जो पौधे होते हैं उन्हें ज़ेरोफाइट के रूप में देखा जाता है। तो वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन के लिए हानि कम करने के लिए इनमें छोटे स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, पत्तियां नहीं होती, तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला अपन देखते हैं पौधों में जो कैम मार्ग प्रकाश है वो श्वसन को बढ़ाने और पानी के उपयोग को कम करने में मदद करता है। ठीक है, तो पानी के उपयोग को कम करने में तो मदद करता है, लेकिन श्वसन को बढ़ाने में इसकी कोई भूमिका नहीं होती। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। पूछा क्या है कि कौन से इनकरेक्ट है कौन से गलत है, तो हमारा सिर्फ केवल एक ही गलत है, ऑप्शन इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। फायर्स एक्ट एज अ लिमिटिंग फैक्टर इन द ग्रासलैंड इकोसिस्टम। चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में आग एक सीमित कारक के रूप में कार्य करता है। बटरस रूट्स इन द टुंड्रा वेजिटेशन हेल्प्स इन न्यूट्रिएंट अपटेक। द रेट ऑफ द डिकम्पोजिशन इज हाई इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो हमारे चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र में आग में एक सीमित कारक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो सीमित कारक के रूप में आग हमारी काम करती है पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, दूसरा टुंड्रा वनस्पति में बट्रेस जड़ें पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती हैं। ठीक है, तो एक पोषण के सहायक नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में अपघटन की दर अधिक होती है, तो वही रेनफॉल वगैरह के कारण यहाँ पर क्या होगा, मुख्यतः ये जो ट्रॉपिकल यहाँ पर अपघटन ज्यादा होगा, तो फर्स्ट और थर्ड हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग। स्थलीय और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित पर विचार करें। ट्रांसपिरेशन ऑकर इन बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक प्लांट्स। स्थलीय और जलीय दोनों पौधों में वाष्पोत्सर्जन किया होता है। इंटरटाइडल जोन्स डू नॉट एक्सपीरियंस एनी एज इफेक्ट्स। पॉडजोल्स आर दी टाइपिकल सॉइल फाउंड इन दी बोरियल इकोसिस्टम। ठीक है, स्थलीय और जलीय दोनों पौधों में वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक, दूसरा हमारा दिया हुआ है अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में कोई किनारा प्रभाव नहीं होता। अंतर्ज्वारीय क्षेत्रों में जब किनारे हैं तो वहां पर प्रभाव तो आपको दिखाई देगा। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं पोडजोल जो है बोरियल पारिस्थितिकी तंत्र में, हमारा जो बोरियल पारिस्थितिकी तंत्र है हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर टैगा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो पाई जाने वाली एक विशिष्ट मिट्टी होती है। तो जहां पर पोडजोल पाया जाता है तो हमारा फर्स्ट और थर्ड जो है वो सही हो जाएंगे। यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विविपेरी इज अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्टिव एडाप्टेशन शोन बाय मैंग्रोव्स। विविपेरी मैंग्रोव द्वारा प्रदर्शित प्रजनन अनुकूलन का एक रूप होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो विविपेरी है वो आपको बात कर देते हैं। विविपेरी क्या है, मतलब एक प्रकार से जब मैंग्रोव वन होते हैं, क्योंकि जो किनारे तटीय क्षेत्र पर होते हैं वहां पर उनके खराब होने की संभावनाएं ज्यादा जल्दी होती है, वो विकसित नहीं हो सकते। इसलिए जो मैंग्रोव होते हैं पूर्ण रूप से विकसित बीज को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। ठीक है, तो उन्हें विविपेरी के रूप में देखा जाता है। यहाँ पर वही मैंग्रोव द्वारा ये प्रदर्शित क्या है, एक प्रकार का प्रजनन अनुकूलन का रूप होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा सही। पैलोजिक जोन ऐसे क्षेत्र हैं जो आसपास की भूमि के तटों से जुड़े होते हैं। तो जो पैलोजोनिक जोन होते हैं वो आपके ठीक है तटों वाले क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्मल पॉल्यूशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ऊष्मीय प्रदूषण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में घुलित ऑक्सीजन के स्तर को वृद्धि करते हैं। वृद्धि नहीं आएगी, अगर ऊष्मा बढ़ेगी तापमान बढ़ेगा तो ऐसे में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। पूछा क्या गया है, कौन से करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Consider the following statement about the tidal forest ecosystem. Tidal forests in India are found in the regions of Godavari, Krishna and Mahanadi. भारत में ज्वारी जो है वन है वो गोदावरी, कृष्णा और महानदी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैंग्रोव्स इज कॉजिंग द डिक्रीज ऑफ द खराई कैमल्स। मैंग्रोव के विनाश में खराई ऊंटों की संख्या में कमी आ रही है। ठीक, उसके अलावा मैंग्रोव के पेड़ जो अपनी जड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं। मैंग्रोव जो ट्रीज है वो अपने
पेड़ों के माध्यम से क्या करते हैं, सॉरी रूट्स के माध्यम से क्या करते हैं, जड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। यहाँ पर तीनों ही जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो भारत में ज्वारी वन है वो कहाँ पर, गोदावरी कृष्णा जहाँ पर डेल्टा बनाते हैं वहां पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव का विनाश में जो है खराई ऊँटों की संख्या में कमी भी आ रही है। ठीक है, उसके अलावा मैंग्रोव के जो पेड़ है वो अपनी जड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि गलत कौन से, तो तीनों सही है, इसलिए कोई भी गलत नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The regions are characterized by long winters and moderate annual precipitation and are composed primarily of cone-bearing needle-leaved or scale-leaved evergreen trees. They are the world's largest terrestrial ecosystem and account for about 29% of the Earth's forest. It primarily consists of the coniferous trees such as pines, although there are some other deciduous trees. It is also known as boreal forest. ठीक है, तो यहीं पर हमने पहले भी बात कर ली कि मुख्यतः बोरियल फॉरेस्ट के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा सीधा कौन सा इकोसिस्टम है, टैगा की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टैगा। ठीक है, मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी, बोरियल फॉरेस्ट टैगा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। कोल्ड वाटर हैज लेस ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू वार्म वाटर दैट अफेक्ट्स सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। ठंडे पानी में गर्म पानी की तुलना में कम ऑक्सीजन होती है जो जलीय जीवों में अस्तित्व को प्रभावित करती है। तो गर्म पानी में क्या कम ऑक्सीजन होगी, तो ऐसे में ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए पानी के तापमान में छोटे बदलाव जलीय जीवों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं। तो अगर किसी प्रकार के क्या होंगे, ठीक है, अगर स्मॉल जो चेंजेस आएंगे वाटर टेम्परेचर में, अगर टेम्परेचर में बदलाव होता है तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, जीवों के लिए अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते हैं। थ्रेट टू द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश का प्रवेश जलीय आवास में पौधों के वितरण की सीमा को निर्धारित करता है। तो सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है वो डिटरमाइन करेगा क्या, एक्सटेंट ऑफ प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। सेकंड और थर्ड सही है, पूछा गया है सही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 और 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड चेन्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। द डेट्रियस फूड चेन इज द मेजर conduit for the energy flow. ठीक है, next, it is in a terrestrial ecosystem the grazing food chain is the major conductive, ठीक, major conduct for energy flow। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने शुरू में ही बात कर ली, जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है वो अपरद जो हमारा क्या कहलाता है, डेट्रियस फूड कहलाता है, उसकी ऊर्जा में प्रमुख प्रवाह माध्यम होता है। नेक्स्ट अपन ने देखा स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में चारागाह खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह के लिए प्रमुख माध्यम है। ठीक है, सबसे पहले प्रमुख स्रोत के रूप में देखा जाता है। ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रियस फूड चेन इंटरेक्ट विद ईच अदर एट सम लेवल। तो कुछ क्षेत्र में हमने पहले भी इसके बारे में बात की थी। पहले स्टेटमेंट क्या था, मुख्यतः कि वो एक लेवल से परस्पर क्रिया नहीं करते हैं। तो हमने बोला था कुछ हद तक ये परस्पर प्रक्रिया, ठीक है, क्रिया करते हैं। तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूट्रोफिकेशन। It causes a tremendous increase in the primary productivity of the ecosystem. It leads to a condition known as algal bloom, which restricts the penetration of sunlight. It is primarily seen in lakes and rivers due to the leaching of phosphate or nitrate containing fertilizers. ठीक है, यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में देखते हैं यह पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता में जबरदस्त वृद्धि का कारण बनता है। ठीक, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसे प्रभावित करता है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं यह सवाल प्रस्फुटन का नामक स्थिति को जन्म देता है। ठीक है, हमने पहले भी देखा था जो हमारा क्या यूट्रोफिकेशन क्या कहलाता है, एक प्रकार से एल्गल ब्लूम ही कहलाता है, जो क्या कर देता है पूरी तरीके से जो हमारी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उसको पूरा ढक भी देता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। मुख्य रूप से फास्फेट और नाइट्रेट युक्त उर्वरकों और निछालन के कारण झीलों में, नदियों में देखा जाता है। तो नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स और फास्फोरस के बढ़ने से, ठीक है, क्या होता है, ये यूट्रोफिकेशन बढ़ता है। तो थर्ड तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछा क्या गया है इनमें से कौन से इनकरेक्ट है। ठीक है, तो तीनों ही करेक्ट है, तो ऐसे में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्चुरीन इकोसिस्टम। एन एस्चुरी इज अ सेमी एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ वाटर which is the most productive region. Glacial process and tectonic processes are one of the two physical geomorphic processes responsible for estuary formation. Commercial fishing and siltation destroys the estuary ecosystem of Chilka Lake, which is a part of Montreux Record. ठीक है, यहाँ पर बोला गया जो एस्चुरी है वहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पाई जाती है। बिल्कुल, हमने पहले भी इसके बारे में बात की। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। ग्लेशियल जो प्रोसेस है जो हमारी, ठीक है, और टेक्टोनिक प्रोसेस है, इसके कारण ये दोनों फिजिकल जियोमॉर्फिक प्रोसेस है जिसके कारण एस्चुरी फॉर्मेशन होता है। कमर्शियल फिशिंग और सिल्टेशन के कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है चिल्का लेक का इकोसिस्टम। ठीक है, तो तीनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है। तो पूछा गया करेक्ट क्या है, तो हमारे तीनों ही ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement regarding desertification in India.
इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। भारत मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस शोज द स्टेट वाइड डाटा ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इज रिलीज्ड बाय काउंसिल फॉर, ठीक है, CSIR द्वारा इसे जारी किया जाता है। वेजिटेशन डिग्रेडेशन इज द टेम्परेरी और परमानेंट रिडक्शन in the density structure species composition of vegetation cover is the largest contribution for the desertification. India witnessed an increase in the level of desertification in 28 states union territories between 2011 and 2018। ठीक है, भारत ने 2011, 13 और 2018, 19 के बीच में 28 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में मरुस्थलीकरण के स्तर में वृद्धि देखी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है वो मेनली कैसा हो जाएगा, वो है हमारा करेक्ट देखा है। यहाँ पर पूछा क्या गया है गलत कौन सा है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सही है। इस हिसाब से अगर देखें तो 1, 2 और 4 सीधे सीधे अगर हम थर्ड ऑप्शन जो हमारे ए और सी और हमारे डी है उससे हटा दिया जाए तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में वन प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित, ठीक है, हमारे फॉरेस्ट टाइप किस किस प्रकार के हैं। द प्रोडक्टिविटी एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी ऑफ अ बोरियल फॉरेस्ट आर लोअर देन दोज ऑफ एनी अदर फॉरेस्ट। बोरियल जो वन है, टैगा वन है, उत्पादकता और सामुदायिक स्थिरता किसी भी अन्य वार्षिक पंथ की तुलना में कम है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड थ्रू आउट द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एक्सेप्ट इन द नॉर्थ ईस्ट। उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन उत्तर पूर्व को छोड़कर देश के पूरे उत्तरी भाग में पाए जाते हैं। ठीक, तो उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हो जाएगा इनकरेक्ट। इसके अलावा उप अल्पाइन वन कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक 2900 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक फैले हुए हैं। तो हमने अल्पाइन बात की थी, जो अल्पाइन वन है मुख्यतः आपको किस क्षेत्र में मिलेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे, थोड़े निचले क्षेत्रों में मिलेंगे। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड इसके आंसर सही है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, मुख्यतः वनों की कटाई के बारे में है। द डिफॉरेस्टेशन डिक्लेरेशन वाज साइंड बाय 100+ कंट्रीज व्हिच आर रिप्रेजेंट ओवर 90% ऑफ द फॉरेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया इज सिग्नेटरी ऑफ टू द डिफॉरेस्टेशन डिक्लेरेशन। The declaration commits to the halt and reverse forest loss and land degradation by 2025 while delivering sustainable development and promoting an inclusive rural transformation. Forest Conservation Act 1980 is the nodal legislation that regulates deforestation in India. ठीक है, वनों की कटाई घोषणा पर 100 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए थे, जो दुनिया भर के 90% से अधिक वनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारत वनों की कटाई घोषणा पर हस्ताक्षर करता है, भारत वनों की कटाई का हस्ताक्षर करता नहीं है। ठीक है, घोषणा पत्र में सतत विकास प्रदान करते हुए समावेशी ग्रामीण परिवर्तन को बढ़ावा देने 2025 तक वनों की हानि और भूमि क्षरण को रोकने के लिए उलटने के लिए उन्होंने काम किया। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 भारत में वनों की कटाई और नियंत्रित करने वाले नोडल कानून के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 हम बेहतर तरीके से जानते हैं। तो फर्स्ट और जो 4 है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव के बारे में। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है। मैंग्रोव्स आर ट्रीज एंड बुशेस ग्रोइंग बिलो द लो वाटर लेवल ऑफ स्प्रिंग टाइम। मैंग्रोव वसंत ज्वार के निम्न जल स्तर के नीचे उगने वाले पेड़ और झाड़ियां हैं। यह क्या है, एनारोबिक मिट्टी की स्थितियों में श्वसन समस्याओं को दूर करने के लिए न्यूमेटोफोर पैदा करता है। जब वे अपघटित होते हैं, जो उनका कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए योगदान देता है। मैंग्रोव फॉर द फ्यूचर कार्यक्रम IUCN और FAO की पहल है। ठीक है, तो मुख्यतः हम ये देखते हैं तो ये पेड़ तो है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात की जा रही है बुशेस वगैरह आपको बोला जा रहा है, मोल्ला बुशेस के रूप में नहीं जाना जाता है, इसमें बहुत सारे पेड़ ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखा ये जो है वो एनारोबिक मिट्टी की स्थिति में श्वसन की यूज करते हैं, पानी से अपने क्या प्राप्त करते हैं, न्यूमेटर के रूप में। ठीक है, ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। व्हेन दे आर डिग्रेड देयर कार्बन इज रिलीज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कंट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो हमारे सेकंड और थर्ड सही हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं प्रवाल भित्तियों के बारे में। ठीक है, कोरल्स आर द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट, अ मैराइन इन्वर्टिब्रेट विदाउट अ स्पाइन। प्रवाल ग्रह सबसे बड़े जीवित संरचना है, एक समुद्री अकशेरुकी जिसमें रीढ़ नहीं होती। तो मुख्यतः सबसे बड़ी जीवित संरचना है। ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी रीफ प्रणाली है। तो मुख्यतः एक रीफ के रूप में हमारा पूरा आइलैंड बसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के रूप में जाना जाता है। हमारे पहले और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएंगे। रीफ सिस्टम गैर लचीले होते हैं और चक्रवात और गर्मी के तनाव जैसी गड़बड़ी के बाद भी ठीक होने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो रीफ सिस्टम जो है वो लचीले होते हैं और अगर चक्रवात और गर्मी के तनाव जैसी गड़बड़ी भी होती है तो उनमें थोड़ी बहुत समर्थता होती है वो ठीक हो सके। तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कौन सा उत्तर सही है। ठीक है, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रवाल भित्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रवाल का जूक्सेंथेला के साथ सहजीवी संबंध होता है। कोरल हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद जूक्सेंथेला that assists the coral of nutrient production throughout their photosynthetic activities. The corals are generally fast growing colonies of plants while zooxanthellae are slow growing animals. ठीक है,
while the majority of corals, मुख्यतः जो हमारे कोरल्स है वो एक्चुअली पे एनिमल्स हैं, जबकि जो श्रृंखला क्या है वो हमारे प्लांट्स है। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो तो इनकरेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। While the majority of coral reefs are found in the tropical and subtropical water, there are also deep water corals in colder regions, जबकि अधिकांश प्रवाल भित्तियां उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती हैं, जो ठंडे क्षेत्रों में गहरे पानी में प्रवाल भी पाए जाते हैं। तो हमारा थर्ड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। Among the four major reef areas of India, Gulf of Kutch are found in the very rich in species of diversity। तो कोरल रीफ में जो है गल्फ ऑफ कच्छ में नहीं, आपको लक्षद्वीप में ज्यादा दिखाई देगा, अंडमान निकोबार में ज्यादा दिखाई देगा मेजर रीफ में, ठीक है। तो हमारा फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड जो है हमारे करेक्ट है, सही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं। देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ फॉरेस्ट ओवर अक्रॉस द कंट्री ऑफ कंपेयर टू द आईएसएफआर। तो बिल्कुल जो है क्या इंक्रीज हुआ है, आईएसएफआर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो वनों की जो है वृद्धि हुई है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट इज एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे। एनुअल नहीं होता है, हर 2 वर्षों में आता है, 2 ईयर होता है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, जबकि फर्स्ट करेक्ट है। इस रिपोर्ट में पहली बार बाघ अभयारण्यों, बाघ गलियारों और गिर वनों की वनों का क्षेत्रफल का आकलन किया गया। तो बिल्कुल इस बार जो है जो रिपोर्ट है 2021 उसमें हमने क्या किया है, बाघ अभयारण्यों, बाघ गलियारों और गिर वन के बारे में जो जानकारी है वो इकट्ठा की है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री शैवाल के बारे में, ठीक। यहाँ पर बात करनी है जो हमारे सीवीड पाई जाती है। सीवीड इज अ प्रिमिटिव मैरीन नॉन फ्लोरिंग मैरीन फंजाई विथ रूट स्टेम एंड लीव्स। समुद्री शैवाल जड़, तना, पत्तियों वाला आदिम समुद्री गैर फूल वाला समुद्री कवक है। सीवीड को अगर हिंदी में बोला जाए तो शैवाल बोला जाता है, और वो एक प्रकार का शैवाल होता है, ना कि कवक होता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, सीधा सीधा हुआ है, शैवाल की बात कर रहा है। सीवीड एक प्रकार का क्या है, शैवाल है, ना कि कवक है, ठीक है। बजट 2021 हैड प्रपोज्ड अ मल्टी प्रपोज सीवीड पार्क टू सेट अप ऑन तमिलनाडु। बजट 2021 में तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव दिया गया है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। समुद्री शैवाल का उपयोग दवा पोषण के साथ साथ जैव संकेतक के रूप में भी किया जाता है। सीवीड इज यूज्ड फॉर मेडिकेशन, न्यूट्रिशन एज वेल एज बायो इंडिकेटर। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। यहाँ पर पूछा क्या गया है, सही कौन से है, तो 2 सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Coral Triangle is located in Indian Ocean consisting of Maldives, Mauritius, Madagascar, Comoros and other nearby islands। तो मुख्यतः जो कोरल ट्रायंगल है वो कहां पर, पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, प्रशांत महासागर में पाया जाता है, मलेशिया वाले क्षेत्र में, इंडोनेशिया मलेशिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है, पपुआ न्यू गिनी वाला, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। कोरल हैव टू हेल्प टू प्रोवाइड इनसाइट्स ऑन द पैटर्न ऑफ द ऑनसेट एंड विथड्रॉल ऑफ इंडियन मानसून। प्रवाल भारतीय मानसून की शुरुआत और वापसी के पैटर्न पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद करता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस आते हैं उसकी वजह से हमें पता चलता है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड, ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलेरेटर प्लेटफॉर्म दुनिया भर में प्रवालों की सुरक्षा के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा स्थापित एक गैर सरकारी संगठन है। तो ये एनजीओ नहीं है, ठीक है, एक प्रकार से एनजीओ नहीं है, क्या है, एक प्रकार का हमारा एक कार्यक्रम है। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट बस सही है, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुनिया भर में जलीय प्रणाली में पाए जाने वाले शैवाल प्रस्फोटन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट है कुछ एल्गल ब्लूम को लेकर। एल्गल ब्लूम कैन कॉज्ड बाय द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज एज वेल एज बाय नेचुरल कंडीशन। Algal blooms are more likely to occur in cold regions of the world. Blue-green algae blooms occur due to agricultural and urban runoff in the aquatic system. शैवाल प्रस्फोटन मानव जनित गतिविधियों के साथ साथ प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण भी हो सकता है। दुनिया के ठंडे क्षेत्रों में शैवाल प्रस्फोटन होने के अधिक संभावनाएं ठंडे क्षेत्रों की बजाय यहां पर होगा, गर्म क्षेत्रों पर हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जलीय प्रणाली में कृषि और शहरी अफवाह के कारण नीले हरे शैवाल प्रस्फोटन होते हैं। तो हमारा फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। पूछा क्या गया है, कौन से गलत है, सेकंड हमारा इनकरेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबैट 2030 परियोजना के संबंध में, ठीक है। सीबैट जो हमारी प्रोजेक्ट है, दी सीबैट 2030 प्रोजेक्ट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट बिटवीन द निप्पॉन फाउंडेशन ऑफ जापान एंड द जनरल मैथमेटिक चार्ट ऑफ द ओशियंस। सीबैट 2030 परियोजना जापान के निप्पॉन फाउंडेशन और महासागरों के जनरल मैथमेट्रिक चार्ट के बीच एक सहयोगी परियोजना है, ठीक। यहाँ पर अगर दूसरा देखें, द प्रोजेक्ट एम्स टू कलेक्ट मैथमेटिक डाटा ऑफ द ओशन फॉर ऑफ रेस्ट्रिक्टेड यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ जापान, ठीक है। मैथमेटिक जो डाटा है वो परियोजना जापान सरकार द्वारा प्रतिबंधित उपयोग के लिए की जाती है, प्रतिबंधित उपयोग के लिए नहीं की जाती है, पूर्ण रूप से विश्व के लिए उपयोग होती है। द प्रोजेक्ट कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ओशियन सर्कुलेशन, टाइड्स एंड बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट। परियोजना महासागरीय परिसंचरण, ज्वार, जैविक हॉटस्पॉट के समझने में मदद कर सकती है। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जबकि फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉल्फिन को कैद रखने में प्रतिबंध और संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डॉल्फिन के बारे में स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। व्हेल, डॉल्फिन और पैरापॉइजन सहित सिटेशियन को अत्यधिक बुद्धिमान जानवर माना जाता है और कैद में रखने से उनका व्यवहार बदल जाता है और उन्हें अत्यधिक परेशानी होती है। जो सिटेशियंस इंक्लूडिंग व्हेल्स, डॉल्फिन्स और पैरापॉइजन, उन्हें अगर हम वो एक प्रकार के हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं और कैप्टिविटी अगर उन्हें रखा जाता है, कैद में रखा जाता है, तो क्या होता है उनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज आता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट। हाल ही में पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने घोषणा की कि 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यतः जो 2023 का राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस है वो 2000, ठीक है, कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाया गया। हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। संरक्षण प्रयासों के तहत प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य केवल मीठे पानी को डॉल्फिन को संरक्षित करना है, ठीक। तो यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है वो अगर हम देखते हैं, ठीक, तो संरक्षण प्रयासों के तहत ये भी क्या हो जाएगा? प्रोजेक्ट डॉल्फिन यूज होगा। उद्देश्य जो कि मीठे पानी के डॉल्फिन के लिए यूज होता है, इसके अलावा जो खारे पानी में उसमें के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही होंगे, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इट इंक्लूड्स एन कॉम्प्लेक्स असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट ओनली। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रीज इज डिटरमाइंड. It has been classified into the 3 major categories, namely boreal reefs, temperature forest and tropical forest. इसमें विभिन्न प्रकार के जैविक समुदायों का एक जटिल संयोजन शामिल है। केवल मिट्टी और जलवायु के आधार पर पेड़ों का वितरण निर्धारित किया जाता है। तो मिट्टी और जलवायु के अलावा भी क्या देखे जा सकते हैं? अन्य रीजन भी, अन्य आधार भी हो सकते हैं। जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसे 3 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। जो हमारा वन पारिस्थितिकी तंत्र है भारत में, ठीक है, आर्थिक बोरियल वन, समशीतोष्ण वन और उष्णकटिबंधीय वन, फिर इसी के अंदर आपके ड्राई और वेट आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट और जो थर्ड है वो हो जाएंगे सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, 1 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तटीय पारिस्थितिकी तंत्र वहां पर पाए जाते हैं जहां भूमि समुद्र से मिलती है और इसमें केवल मैंग्रोव वन और प्रवाल भित्तियां शामिल हैं। जो कोस्टल इकोसिस्टम में ऑकर वेयर द लैंड मीट्स एंड द सी, ठीक है, दैट इंक्लूड्स ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड कोरल रीफ्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र से राज्य स्तर पर पूरे भारतीय तट के लिए तटीय भेद्यता आकलन किया जाता है। द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस हैज कैरिड आउट बाय कोस्टल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट फॉर द एंटायर इंडियन कोस्टल और स्टेट लेवल, ठीक है। तो जो हमारी तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है वहां पर जो भूमि समुद्र से मिलती है उसमें केवल मैंग्रोव वन और प्रवाल भित्तियां पाई जाती है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा हमने पीछे बात की थी, ठीक है, इसके अलावा अन्य चीजें भी पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्र में अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक, हिमालयी क्षेत्र के संबंध में लिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय हिमालयी क्षेत्र 13 भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है। हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन, क्षेत्रीय लचीलापन, आयुष द्वारा जारी एक रिपोर्ट है। मिशन बटरफ्लाई उत्तराखंड राज्य के नैनीताल शहर से संबंधित है। मुख्यतः हम यहाँ पर बात करें जो मिशन बटरफ्लाई है वो मुख्यतः उत्तराखंड में भी शुरू किया गया था, उसके अलावा बाद में भारत में भी यूज किया गया था। हिमालय के ग्लेशियर, जलवायु परिवर्तन, ब्लैक, क्षेत्रीय कार्बन लीचर पर आयुष द्वारा जारी एक रिपोर्ट है, ठीक है। ये इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा फर्स्ट यहाँ पर जो 13 भारतीय राज्यों में ये फैला हुआ है हमारा हिमालयी क्षेत्र, पहला और तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्द्र भूमि प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द वेटलैंड्स रूल 2017 डिफाइन वेटलैंड्स एज एरिया ऑफ मार्श, फेन, पीटलैंड एंड ऑल पैडी फील्ड्स एज वेल एज रिवर चैनल्स। आर्द्र भूमि नियम 2017 आर्द्र भूमि के दलदल, पीटलैंड और सभी धान के खेतों के साथ साथ नदी चैनलों के क्षेत्र के रूप में भी परिभाषित करता है। नेशनल वेटलैंड्स इन्वेंटरी एंड असेसमेंट इज कंपाइल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से कथन गलत है, मुख्यतः यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आर्द्र भूमि को तो शामिल किया जाता है, पीटलैंड को भी शामिल किया जाता है, नदी चैनलों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन धान के खेत इसमें शामिल नहीं होंगे। तो ये स्टूडेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि सूची और मूल्यांकन पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संकलित किया जाता है, ये हमारा भी स्टेटमेंट हो जाएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका हम देखते हैं जो इसका आंसर हो जाएगा, कौन से गलत है, दोनों ही हमारे गलत है, बोथ 1 और 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट आर द इनिशिएटिव can be taken by the government to tackle environmental challenges in Himalayan region, ठीक है। हिमालयी क्षेत्रों में पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की जा सकती है? बैन ऑन प्लास्टिक टू प्रिवेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, गैर बायोडिग्रेडेबल कचरे को रोकने के लिए प्लास्टिक का उपयोग किया, प्लास्टिक के पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पार्टिसिपेटरी कंजर्वेशन ऑफ लेक्स, झीलों को सहभागी संरक्षण दिया जा सकता है, ठीक है। दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है। उद्गम स्थल पर सतत पर्यावरण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जा सकता है। सस्टेनेबल टूरिज्म एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एट द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन रोड्स, यहाँ पर हरित सड़कों का निर्माण किया जा सकता है। तो चारों ही हमारे क्या होंगे, ठीक है। हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा पहल की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पर्मियन इरा एंड ओशियंस ग्रेट डाइंग 2.0। पर्मियन युग और महासागरों के महान विनाश 2.0 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओशियंस ग्रेट डाइंग 2.0 इज सिमिलर टू द पर्मियन एक्सटिंक्शन। महासागरों के महान विनाश 2.0 पर्मियन विलुप्ति के समान है। ठीक। नेक्स्ट, द पर्मियन इरा वाज अ टाइम आफ्टर द डायनासोर रूल्ड द प्लैनेट। जो पर्मियन जो युग है डायनासोर के ग्रह पर शासन करने के बाद आया था, ये बाद में नहीं आया था, उसके पहले आया था। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। ड्यूरिंग द पर्मियन इरा लैंड मासेस कोलाइडेड टू फॉर्म द सुपर कंटिनेंट पंजिया। पर्मियन युग के दौरान भूमि द्रव्यमान टकराकर सुपर कंटिनेंट पंजिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें सही पूछा जा रहा है, पहला और जो तीसरा है वो तो सही हो जाएंगे, बाकी पर्मियन जो इरा है वो पहले आया था डायनासोर युग के। ठीक है, तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 1 and 3। ठीक है, इसी के साथ अगर हम देखें तो हमारे ये जो 100 क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ जो है कल्पाक्ष ने अपने 6000 क्वेश्चन, ठीक है, सेक्सी रेट का जो जर्नी है वो कंप्लीट कर ली है। इसके लिए ठीक है आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे साथ इसी तरह बने हुए हैं, आगे भी बने रहिए। आगे हम और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ठीक, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।